जो हमारे पास क्लाइंट आया सेलिब्रिटी था, जो काफी रेनाउंड पर्सनैलिटी था, कोई 1 साल से मेरा वजन कंटिन्यू गिर रहा है। देशवाल जी, हो सकता है कि इनकी बॉडी में एक केमिकल है। हमने उनका ब्लड सैंपल लिया, क्योंकि जो केमिकल आपकी बॉडी में पाया गया है वो केमिकल वहाँ मिलता है जहाँ पे पेंट का काम होता है। जो वाइफ है वो एक मीटिंग के लिए दुबई जा रही है। फिर हमें हैरानगी हुई कि वहाँ पे वो किसी से नहीं मिल रही है, अपने रूम में ही रहती है, किसी यंगस्टर के साथ उठती बैठती है। प्री मैट्रिमोनियल, पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन 3-4 लाख से स्टार्ट होते हुए 50 लाख 1 करोड़ को भी क्रॉस कर सकती है। अफेयर शादी के बाद औरतों में ज्यादा आप देखते हैं या मर्द में ज्यादा देखते हैं? अब लेडीज ज्यादा चीट करती नजर आ रही हैं। बिजनेसमैन है गुजरात के, उन्होंने कॉल किया कि अपने बेटे ने बहुत प्रेशर बना रखा किसी लड़की से शादी करने के लिए, तो मैं जानना चाहता हूँ उस लड़की का बैकग्राउंड, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि काम कोई नहीं करता था वहाँ पे। डुप्लेक्स टाइप की कोठी ले रखी थी उन्होंने, अलग अलग दिन पे अलग अलग कार। हमें हैरानगी हुई, कंपनी के जो ओनर्स हैं, यंगस्टर्स, वो यहाँ आते हैं, रात को ठहरते हैं, 2-3 बजे सुबह निकल जाते हैं। कुछ ना कुछ प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस चल रहा है और कुछ हो ही नहीं सकता। एक गाड़ी में आने वाला उस क्लाइंट का राइवलरी कॉम्पिटिटर था। संजीव देसवाल इंडिया के लीडिंग प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और पहले इंडियन हैं जिन्होंने वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स में देश का नाम रोशन किया है। 35 प्लस साल के एक्सपीरियंस के साथ वो प्राइवेट डिटेक्टिव एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और देश के पुलिस एजेंसीज और मीडिया के साथ अपनी इन्वेस्टिगेटिव एक्सपर्टीज शेयर कर चुके हैं। वो इंटरपोल के साथ भी काम करते हैं और इंटरनेशनल क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करते हैं। एक ट्रेंड कर रहा है शुगर मामा और शुगर डैडी। डिटेक्टिव जो वर्क है 8,000 की जगह 12,000 करोड़ से भी ऊपर का। आप जानते हो कि आपकी वाइफ रात को लेट आ रही है, आप जानते हो कि आपकी वाइफ मोबाइल के अंदर बातें कर रही है, तो उस कंडीशन में उनका शक 80-90% सही ही होता है। 30-40% नहीं, 80-90%। दिशा सालियान का जो फ्लोर था वो 14th फ्लोर पे था। अंदर उसकी बॉडी पे कपड़े नहीं थे, बॉडी पे यहाँ निशान था। सुनंदा पुष्कर केस में आपका क्या इंसाइट रहा? हम इसे मर्डर भी मान सकते हैं। एक बॉलीवुड जो आपके बॉम्बे के जो एकदम पॉश एरियाज है, सेलिब्रिटीज रहते हैं, फॉरेन ट्रिप्स के लिए जाते हैं और अपने साथ एस्कॉर्ट्स को ले जाते हैं। मेरे हस्बैंड को शायद शक हो गया था, तो उसने कोई हिडन कैमरा लगा रखा था। वो कह रहे हैं कि मैं ये सारी की सारी वीडियो वायरल कर दूंगा। श्रीदेवी की डेथ भी थोड़ी सी मिस्ट्री में जरूर श्राउडेड है। श्रीदेवी बाथरूम में गई, बाथ टब को उन्होंने भरने के लिए नलके को ऑन कर दिया। ब्लैकमेलिंग एक तरीके से नहीं होती है, ब्लैकमेलिंग 1000 तरीके से होती है। उन्होंने आरुषि तलवार, सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा वालकर, बुरारी डेथ्स जैसे हाई प्रोफाइल केसेस पे काम किया है और उनकी इनसाइट्स ने इन्वेस्टिगेशन को एक नया रुख दिया है। अपनी ऑनेस्टी और शार्प इन्वेस्टिगेटिव माइंड के लिए जाने वाले वो आज भारत के सबसे ट्रस्टेड और रिस्पेक्टेड डिटेक्टिव्स में से एक हैं। हम ऑनर्ड है फर्स्ट टाइम बॉडी टू बीइंग पॉडकास्ट में वेलकम करने के लिए मिस्टर संजीव देसवाल। आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहते हैं जिनको इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। उन्होंने अपने 35 इयर्स के करियर में ऐसे हजारों केसेस को प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट किया है एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव। तो शादी के बैकग्राउंड चेक से लेकर हनी ट्रैपिंग से लेकर हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस, कॉर्पोरेट एस्पियोनाज, तांत्रिक केसेस और इंटरपोल इन्वेस्टिगेशंस भी। अब हर कहानी के पीछे एक ट्विस्ट होता है और हर ट्विस्ट के पीछे एक सच्चाई। तो जैसे कि आप जानते थे कि अगर तो क्राइम सीन पे मर्डर वेपन पाया जाए तो ये काफ़ी स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि इसके पीछे कोई नोन पर्सन या एक इनसाइडर का हाथ हो सकता है। ऑल्सो प्राइवेट डिटेक्टिव का प्रोफेशन वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन माना गया है। ऐसे कई सारे रेवलेशंस, कई सारे इंटरेस्टिंग हाई प्रोफाइल केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पॉडकास्ट को शेयर करिए। संजीव जी नमस्ते। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉडी टू बीइंग में। थैंक यू। आप कई सारे हाई प्रोफाइल केसेस का हिस्सा रह चुके हैं। SSR, दिशा सालियन, श्रीदेवी, सुनंदा पुष्कर और ऐसे कई सारे केसेस हैं। आपने हज़ारों आम केसेस सॉल्व किए हैं, आप इंटरपोल का हिस्सा हैं। तो आपके ये 35 इयर्स के एक्सपीरियंस में सबसे शॉकिंग और क्रेजीस्ट केस क्या होगा? देखिए, डिटेक्टिव की लाइफ के अंदर जो भी केसेस आते हैं वो सब शॉकिंग होते हैं, क्योंकि उसकी जब इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, एविडेंस क्रिएट किए जाते हैं, तो नेचुरली जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है, क्लाइंट को पता है अपनी वाइफ के बारे में, वाइफ को पता है अपने हस्बैंड के बारे में, लेकिन वो जो पता है वो एविडेंस के रूप में चाहिए, क्योंकि नेचुरली बिना एविडेंस के तो कोई मानता नहीं हमारे देश के अंदर। लेकिन फिर भी एक केस मेरे को याद आता है, काफ़ी टाइम पहले बॉलीवुड के किसी सेलिब्रिटी के मैनेजर ने हमें कॉल किया और उसकी आवाज़ में बड़ा वो था कि भाई वो किसी डिटेक्टिव से बात कर रहा है।
तो वो ये जानना चाहता था कि क्या हम उनको अपना टाइम दे सकते हैं एक मीटिंग के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, जिस भी, अब मैं सेलिब्रिटी का नाम यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मैटर होते हैं सारे। जी। हमारे पास क्लाइंट आया, सेलिब्रिटी था जो काफ़ी रेनाउंड पर्सनैलिटी था। तो उन्होंने कहा कि देशवाल जी, कोई 1 साल से मेरा वज़न कंटिन्यू गिर रहा है। मैंने कहा अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेडिकल चेकअप करवा लेते हैं। कहते नहीं, मेडिकल चेकअप मैंने करवाया लेकिन उसमें कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिला, ऐसी कोई कहते हैं वजह नहीं मिली कि मैं किसी पे शक कर पाऊँ। तो मैं कहा सिर्फ वज़न गिर रहा है। कहते नहीं, वज़न गिर रहा है, मेरी जो खाता हूँ जब मैं तो वो पचता नहीं है, यहाँ तक कि 2 बिस्कुट भी मेरे को ढंग से नहीं पचते हैं, वो भी वॉमिटिंग कर देता हूँ मैं, और सोचने समझने की शक्ति मेरी कमज़ोर होती जा रही है, जो मेरे काम पर कहते हैं इफ़ेक्ट डाल रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ और हम इस बारे में नेक्स्ट मीटिंग रखते हैं। मैं पहले आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, इन सब से डिस्कस करता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहते हैं, क्योंकि इमीडिएटली जवाब देना ठीक नहीं होगा। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम समझ गया। तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया था कि भाई शादी कब हुई थी, कब से प्रॉब्लम आ रही हैं, और ये सब प्रॉब्लम आने की वजह से उनकी वाइफ डोमिनेट भी करती है उनको। ये सारी चीज़ें मैंने इन्फॉर्मेशन उससे ले ली, अपनी टीम से मिला, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिला, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि देशवाल जी, हो सकता है कि इनकी बॉडी में एक केमिकल है, मैं उस केमिकल का नाम भी यहाँ लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो केमिकल ईज़िली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और अगर वो केमिकल किसी को मिल जाए और हमारे पॉडकास्ट को देख के वो केमिकल यूज़ हो जाए तो फिर वो क्राइम हो सकता है। तो इसलिए मैं उस केमिकल का नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा कि इस केमिकल को चेक करवाइए एक बार, ये अगर बॉडी में केमिकल ज़्यादा है तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मगर ठीक है, हमने अपने क्लाइंट को कहा कि बॉस आप एक काम करिए, अपना ब्लड सैंपल में ये वाला जो केमिकल है ये चेकअप करवाइए। कहता है देशवाल ये मेरे लिए प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी वाइफ ही इस तरीके की जो बुकिंग मेडिकल कहते हैं बुकिंग्स हैं वो खुद करती हैं, या हॉस्पिटल भी जाना होगा तो वो मुझे लेके जाएंगी, तो उनको तो पता चल जाएगा कि मैं इस केमिकल को क्यों चेक करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर उन पे मुझे शक है तो बात तो पहले ही कहते हैं डिस्क्लोज हो जाएगी। मैं कहा ये बात आप सही कह रहे हैं। मैं कहा ठीक है, एक तरीका और निकालते हैं, आप डेली मॉर्निंग में वॉक करने जाते हैं? कहते हैं बिल्कुल। मैंने कहा आप मुझे अपना पूरा का पूरा रूटीन बताइए, आपका रूटीन क्या है वॉक करने का। उन्होंने समझाया मेरे को कि मेरा ये रूटीन है, इतने बजे मैं निकलता हूँ तकरीबन, और इस रूट पे मैं 4-5 किलोमीटर टहलने जाता हूँ। मैं ठीक है, आपको इस नंबर की गाड़ी इस रूट पर एक जगह मिलेगी, आपको पहले बता दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, आपने उस गाड़ी में जाके बैठना है, वहाँ पे हमारी मेडिकल टीम होगी, आपका ब्लड सैंपल लेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। कहता ठीक है, मैं तैयार हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर वो प्रॉब्लम बढ़ गई तो वैसे भी आगे क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। हमने उनका ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल को चेकअप करवाया। जिस केमिकल के बारे में हम सोच रहे थे वो केमिकल उस बॉडी के अंदर जरूरत से ज़्यादा था, और अगर इमीडिएटली क्योर ना किया जाए, अगर दवाइयाँ टाइम से ना दी जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि 1-आध महीने में उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाए। हमें टेंशन हो गई कि क्लाइंट की इन्वेस्टिगेशन 2-3 महीने ले लेगी और उनकी स्थिति तो बहुत ख़राब है। हमने इमीडिएटली डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से दवाइयाँ पूछी कि इस केमिकल को थोड़ा सा इसके ख़तरों से बचने के लिए क्या तरीका है। तो उन्होंने कहा कि ये दवाइयाँ शुरू करवा दीजिए इमीडिएटली। हमने अपने क्लाइंट को कहा कि दवाइयाँ शुरू कर दीजिए और दवाइयों को छुपा के रखना, ये आपके घर में आपकी मिसेस को और कुक को पता नहीं चलनी चाहिए। कहता वो क्यों? मैं कहा क्योंकि जो केमिकल आपकी बॉडी में पाया गया है वो केमिकल वहाँ मिलता है जहाँ पे पेंट का काम होता है, या पुराने घर होते हैं, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। लेकिन आपकी पूरी की पूरी जो लाइफ रूटीन है उसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं आती, तो इसका मतलब आपके खाने के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर ही कहीं ना कहीं पहुँच रहा है। तो इसलिए मुझे शक है कि आपके जो कुक हैं उनको हमने ऑब्जर्वेशन इन्वेस्टिगेशन में रखना है, और उसके आपकी वाइफ को भी रखना है। कहता ठीक है। तो उन्होंने, उनके मैनेजर ने मुझे पूरे कुक के बारे में बताया कि कितने कुक हैं। तो हमारे क्वेश्चन थे कि भाई कुक कब आए, कहाँ से आए, किसने रखा, कितनी इनको सैलरी दी जाती है। जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उन कुक के बारे में पता की जा सकती थी वो हमने करनी शुरू करी। 15 दिन के अंदर कोई भी उन कुक के में कुक की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिली, ना उनके कोई बैंक में ऐसी ट्रांजैक्शंस मिली, क्योंकि नेचुरली अगर उन कुक को कोई वो केमिकल दे रहा है डालने के लिए तो हैवी अमाउंट भी दे रहा होगा। तो उनकी सैलरी अगर जो बैंक में आ रही है वो सैलरी वैसी की वैसी होनी चाहिए, और वो जो हैवी अमाउंट मिल रहा है कैश वो कहीं और खर्च होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हमने एनालिसिस करी तो हमें लगा कि ना, कुक ये काम नहीं कर रहे हैं, ये कोई और तरीका है। अब हमने उनकी वाइफ को ऑब्जर्वेशन में रखा
कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखा कि वो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, उनका क्या रूटीन है। तो पता चला कि वो तो अपना एक बिज़नेस कर रही हैं साथ में, और अच्छा बिज़नेस चल रहा है उनका। उनकी वाइफ को जब हमने ऑब्जर्वेशन में रखा तो हमने देखा कि उनकी जो वाइफ है वो एक मीटिंग के लिए दुबई जा रही हैं। क्लाइंट ने बताया कि वो इस होटल में रुकेंगी। इतना तो लेडी ने बताया अपने हस्बैंड को कि मैं 6 दिन के लिए दुबई जा रही हूँ, मीटिंग्स हैं मेरी, कुछ कमिटमेंट्स हैं क्लाइंटों के साथ, तो वो और 6 दिन मुझे लगेंगे, तो और इस होटल में रुकूंगी। हमने अपनी टीम को भी दुबई इमीडिएटली रवाना कर दिया कि आप भी होटल में रुको और देखो क्या मूवमेंट्स होती हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं, किन लोगों से मिलती हैं। अब फिर हमें हैरानगी हुई कि वहाँ पे वो किसी से नहीं मिल रही हैं, अपने रूम में ही रहती हैं ज़्यादातर। लेकिन मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता था उसमें वो किसी यंगस्टर के साथ उठती बैठती थी। हमने वो फ़ोटोग्राफ अपनी इंडिया की टीम को भेजा, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन में काफ़ी दिनों से उसको देख रहे थे कि भाई ये लड़का कभी इनके साथ घूमता फिरता देखा गया है। तो कहा सर ये तो इनका एम्प्लॉई है और काफ़ी क्लोज एम्प्लॉई है ये। जिस फ्लोर पे हमारा रूम था उसी फ्लोर पे उनका रूम था, लेडी का। मेल का फ्लोर कोई और था, लेकिन फ्लोर पे हमने जब कैमरे लगाए तो हमने देखा कि वो रात को लेडी के रूम में जा रहा है। निकलने का टाइम हमने देखा तो निकलने में देखा कि वो सुबह ही निकल रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि कहीं यहाँ पे कुछ अफेयर है, कोई इंटीमेसी है बहुत गहरी, और कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जो उनके हस्बैंड ने शक जताया था वो शक यहाँ पे कहीं मजबूत होता दिख रहा था। हमने लेडी से इन्वेस्टिगेशन बंद करके उस मेल के ऊपर फोकस किया कि वो कौन है, कहाँ है, क्या करता है, कब से इस कंपनी में है, पहले कहाँ था। सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू करी, क्योंकि हमारा फोकस था कि वो केमिकल कैसे हमारे क्लाइंट की बॉडी में पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब कुक नहीं है, और सेकंड जो सस्पिशियस एक्टिविटी करने वाला था या जिस पे शक जताया गया था वो उनकी वाइफ थी, और वाइफ ऑलरेडी इस तरीके की मूवमेंट कर रही थी जो बहुत सस्पिशियस थी। हस्बैंड को ये सब नहीं पता था। हमने लेडी को छोड़ के जब उस पर फोकस किया लड़के पे, तो देखा कि वो अपनी सिंगल मदर के साथ रह रहा है। फादर की डेथ हो चुकी है। इंडिया में बॉम्बे में ही रह रहा है। और ये लोग मिल दुबई में रहे हैं। हाँ, मिल दुबई, क्योंकि नेचुरली सेलिब्रिटी हैं तो कहीं ना कहीं नज़र होती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि भाई ये लड़का इनकी लाइफ में कहाँ से आया। तो पता चला वो उनके कॉलेज में उनका जूनियर था। अब हमें समझ में आ गया ये पुराना कोई मैटर है जो चला आ रहा है, जिसे कंटिन्यू किया जा रहा है, और यहाँ पे शायद हस्बैंड को हटाने की तैयारी है। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखें तो बहुत सारे मर्डर केसेस स्पॉट किए गए हैं जिसमें लेडीज़ अपने हस्बैंड को मारने के लिए क्रिमिनल्स को हायर करती हैं, लेकिन बच कोई नहीं पाती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चल जाता है, क्योंकि आजकल पुलिस के पास सोर्स इतने हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के कि क्रिमिनल बच ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी कोई भी मूवमेंट बिना मोबाइल के नहीं होगी, बिना बैंक की ट्रांजैक्शंस के नहीं होगी, और ये सब पुलिस के पास ईजी कहते हैं सोर्सेस हैं। तो शायद उसने ये रास्ता सोचा होगा कि इस रास्ते से 1 आध साल में हार्ट अटैक आ जाएगा, डेथ हो जाएगी। और उनकी एज भी ठीक थी, लेडी कम थी और उनकी काफ़ी अच्छी एज थी, तो हार्ट अटैक की बीमारी के साथ इनकी डेथ हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, शक भी नहीं होगा। जब हमने उस एम्प्लॉय पर, उस मेल पर नज़र रखी तो देखा कि वो अपनी सिंगल मदर के साथ रह रहा है, और उसके यहाँ पर 2 बार अमेजॉन से डिलीवरी हुई है 1 महीने के अंदर। और क्लोज जब ऑब्जर्वेशन रखी तो वो जो बॉक्स थे जिसमें डिलीवरी हुई थी, वो बॉक्स जब हमें डस्टबिन में मिले तो उस पर कई बार QR कोड भी होता है, कई बार उस पर डिस्क्रिप्शंस भी लिखे होते हैं कि क्या भेजा गया है या क्या मंगवाया गया है। तो हम हैरान हुए कि जिस केमिकल के बारे में हम सोचे थे वो केमिकल अमेजॉन के ऊपर मिल रहा है। लेडी नहीं मंगा रही थी, ये मेल मंगा रहा था, और ये मेल उस कहते हैं केमिकल को लेडी को दे रहा होगा। और लेडी हो सकता है कि कंटिन्यूटी में कुछ 1 ग्राम 2 ग्राम खाने के अंदर, किसी जूस के अंदर, दवाई कोई खानी होती है तो पानी चाहिए होता, तो वहाँ पे वाइफ थोड़ा सा केयरिंग नेचर को दिखाते हुए उस स्पेशल ड्यूटी को पूरा खुद करे। तो मुझे ऐसा लगा कि फिर इसका मतलब वो जो केमिकल है, वो जो पाउडर है, वो धीरे धीरे हमारे क्लाइंट को किसी तरीके से लेडी दे रही है। अब इसमें एविडेंसेस सारी आ रही थी। हमने क्लोज ऑब्जर्वेशन रखी उस लड़के के घर के ऊपर, और डस्टबिन में हमें 1 महीने के अंदर ही वो बॉक्स भी मिल गया। हमने जब बॉक्स मिला तो हमने इन्वेस्टिगेटर्स कहा था कि एक ऐसे बॉक्स मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जब वो खाली होगा तो फेंका तो जाएगा ना बॉक्स, केमिकल का बॉक्स डब्बा, तो मैं कभी ना कभी फेंका तो जाएगा वो। तो जब वो फेंका जाएगा मुझे वो बॉक्स चाहिए, लेकिन जब उस बॉक्स को आप देखो तो उसको उठाते वक्त
ग्लव्स पहन लेना, क्योंकि मुझे सिर्फ फिंगरप्रिंट चाहिए। वो एक और मजबूत एविडेंस बनेगी हमारे लिए, क्योंकि देखिए चेन ऑफ एविडेंसेस जितनी ज़्यादा होंगी उतना केस आपका मजबूत है। एविडेंसेस तो हमारे पे ये भी आ चुकी थी कि लेडी और वो कहते हैं दोनों इन्वॉल्व हैं इंटीमेसी में, लेकिन ये किसी तरीके से ये प्रूव नहीं कर रहे थे ना कि ये हत्या भी कर सकते हैं। वहाँ से बॉक्स जब रिकवर किया गया, फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजा गया, उस लड़के के फिंगरप्रिंट उठाए गए। जब वो गाड़ी खोल रहा था तो वहाँ से फिंगरप्रिंट स्पेशली उठाए गए इसकी कार से, उनको मैच कराया गया। ये सारे जब एविडेंस इकट्ठे हुए तो एक अच्छा बंडल बन गया एविडेंसेस का, कि जिसमें आप निकल ही नहीं सकते हो किसी भी कीमत पर। फिर हमने क्लाइंट को स्पेशली बुलाया, मैंने कहा वक्त आ गया अच्छा। कि आप अपनी सारी बातें अपनी वाइफ के सामने रखें। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पुलिस में भी जा सकते हैं और केस भी कर सकते हैं और सज़ा होने की पूरे चांस है इसके अंदर। कहता नहीं यशपाल जी, मैं अपनी जो मेरी इमेज है मैं उसको टेम्पर नहीं कर सकता, मैं उसके साथ मैं नहीं कर सकता, मेरे को तो इसको इंटरनली सुलझाना होगा। तो मेरे को उसका भी तरीका है। सबसे पहले तो उस लड़के को आप नौकरी से निकलवाइए, वाइफ को कहिए, और नंबर 2 आप अपनी वाइफ को कहें कि इस घर से बाहर निकल जाएं, क्योंकि वो हो सकता है कहीं आपको केमिकल देते देते इस बार ज़्यादा ही केमिकल दे दें, एक ही बार में मामला ख़राब हो जाए, क्योंकि अब उनका वो एक्सपोज हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हालात हो सकते हैं। तो कहते नहीं, मैं आज इमीडिएटली ही या तो मैं घर छोड़ूंगा या वो घर छोड़ेंगी। अब मैं उनके साथ ऐसी जगह नहीं रहूँगा जिसमें एक छत के नीचे हम लोग खाना खाएं। ये बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए कि इतना पुराना अफेयर चला आ रहा है और इतने अच्छे हस्बैंड हैं, इतना रेनाउंड है, सब कुछ है, पैसा है, पर्सनैलिटी है, लाइफ है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इंसान बहुत नालायक है। बहुत तकलीफ होती है सब चीज़ें देख के। बॉलीवुड के कोई स्टार हैं ये, करेक्ट? बिल्कुल। डिवोर्स क्यों नहीं लिया जा सकता है ऐसे केस में? मैं साइकोलॉजी समझना चाह रही हूँ लेडी की। देखिए डिवोर्स के लिए इसमें कोई दो राय नहीं कि म्यूचुअल कंसेंट पर डिवोर्स बनता है। हमने ये उनको सजेस्ट भी किया था कि आप उनको, देखिए डिवोर्स तो जब लेंगे तब होगा, 2-4-10 दिन में, महीने में तो डिवोर्स होगा नहीं। लेकिन जब लेडी एक्सपोज हो जाती है तो कई बार आदमी हद से गुजर जाता है। जब उसे पता चल जाता है कि मेरी अब चीज़ें खुल गई हैं, पर इरेकंसाइलेबल डिफरेंसेस बोल सकते हैं तो ना? इसलिए वही मैं कह रहा हूँ कि इमीडिएटली अलग होइए और उसके बाद म्यूचुअल कंसेंट पर तलाक डाल दीजिए। नहीं, पर ये लेडी को मरवाना क्यों था अपने हस्बैंड को? सीधा इसलिए बोल के मरवाना था, divorce? इसलिए मरवाना था क्योंकि जिस लड़के के साथ उसका अफेयर था उसका पुराना प्यार था, और वो उस ज़माने में कोई ज़्यादा अमीर नहीं था। वो बच्चा, वो लड़के ज़्यादा अमीर नहीं था, ये लेडी भी कोई ज़्यादा कहते हैं ऐसी अमीर नहीं थी। लेकिन शादी के बाद ये धीरे धीरे बिजनेस में गई, और हस्बैंड का काफ़ी पैसा बिजनेस में लगाया और बिजनेस को, एम्पायर को खड़ा किया। तो उस लड़के के साथ जो अफेयर चला रहा था, अफेयर हमने देखा है कि अफेयर में लोग पता नहीं क्या क्या कर गुजरते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जिसके साथ उनका जीवन चल रहा है, जिसके साथ दुनिया उनको पहचानती है, वही असली सच्चाई है। लेकिन नहीं, लोग अफेयर के लिए हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं। और कई बार अफेयर में ये भी देखा गया है कि हस्बैंड के सामने जिसके साथ अफेयर किया जा रहा है उसकी कोई औकात नहीं है, कुछ है ही नहीं वो इंसान, लेकिन उसके बावजूद भी बस अब ये कोई केमिकल लोचा कह लीजिए इंसानों का, जो समझ में बहुत मुश्किल है आना। सर ऐसे कुछ दिल दहलाने वाले केसेस बताइए, प्री मैट्रिमोनियल या पोस्ट मैट्रिमोनियल अफेयर्स को एक लेकर। प्री मैट्रिमोनियल केस में आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा केस है, और मैं चाहता हूँ कि आपके पॉडकास्ट को देखते हुए जो व्यूअर्स हैं उनको भी कुछ आइडियाज़ मिलें, कुछ चीज़ें समझें, वो कि जो उनके माँ बाप कहते हैं, जो उनके पेरेंट्स कहते हैं, उनको समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने जो फैसला किया वही फैसला ठीक होगा। एक रिनाउंड कहते हैं अपना बिजनेसमैन है गुजरात के, उन्होंने कॉल किया कि देशवाल जी, मुझे अपने बेटे ने बहुत प्रेशर बना रखा है किसी लड़की से शादी करने के लिए, तो मैं जानना चाहता हूँ उस लड़की का बैकग्राउंड, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड। तो मैं कहा वैसे क्या जानते हैं, क्योंकि बेटे ने अगर प्रेशर बना रखा तो बेटे ने बताया भी तो होगा उस फैमिली के बारे में। तो कहता बताया है, और वो फैमिली का जो बैकग्राउंड है बहुत ही लोअर क्लास है, हम कहाँ वो कहाँ, कास्ट भी नहीं मिलती है, मतलब कहीं से कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। मैंने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन अब बेटा इतना प्रेशर डेवलप कर रहा है, इवन वो तो ये भी धमकी देने लगा है कि मेरी शादी उससे कर दो वरना मैं सुसाइड कर लूँगा। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि देशवाल जी मैं करूँ तो करूँ क्या। तो अगर सब कुछ ठीक है तो आगे बढ़ते हैं, और कुछ अगर रेड फ्लैग्स दिखते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो मैं अपने बेटे को समझा सकूँ कि नहीं भाई ये रिश्ता ठीक नहीं है, तो बेहतर होगा। तो मैंने कहा ठीक है, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन है, शादी से पहले जो इन्वेस्टिगेशंस होती है, देखते हैं कि फैमिली कैसी है। तो उन्होंने जो मुझे इनपुट दिए कि फैमिली यहाँ रहती है, उनके घर में मदर फादर और 3 बहनें हैं, ये इनपुट मुझे मिल गया। हमने ऑब्जर्वेशन में रखा उस लेडी को। वो लेडी अपने घर में रहती थी, कहीं जाती नहीं थी।
उसकी दोनों बहनें नॉर्मली 3-4 दिन के लिए बाहर होती थीं, फिर आ जाती थीं, फिर उसी घर में रहती थीं। मदर फादर रह रहे थे। लिविंग स्टैंडर्ड ठीक ठाक था, अच्छा था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि काम कोई नहीं करता था वहाँ पे। नौकरी किसी की नहीं थी, किराया किसी को नहीं आता था। किराए पे ली गई प्रॉपर्टी थी, डुप्लेक्स टाइप की कोठी ले रखी थी उन्होंने, तो घर में गाड़ी भी थी। तो हमने एस्टिमेट लगाया कि इस गाड़ी का, इस घर का खर्चा, इसका किचन मनी, ये सब मिला मिलू के 2 लाख के आसपास तो एक्सपेंसेस हैं। ये 2 लाख आ कहाँ से रहे हैं? ऑब्जर्वेशन करते रहे तो देखा कि उस कोठी पे जहाँ पे माता पिता और तीनों बहनें रहती हैं, रात को कारें आती हैं, अलग अलग दिन पे अलग अलग कार, और उसमें जो लोग उतरते हैं उनकी जब इन्वेस्टिगेशन की गई, और आप पूछो कि इन्वेस्टिगेशन उनकी कैसे हो गई? गाड़ियाँ खड़ी होती थी, गाड़ियों के नंबर होते थे, नंबर से उनके रजिस्ट्रेशन एड्रेस निकल जाते थे, रजिस्ट्रेशन एड्रेस से वहाँ पे मोबाइल नंबर मिलते थे, मोबाइल नंबर गूगल पे डालते थे तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि ये किसी कंपनी का ओनर है, ये किसी कंपनी का ओनर है। तो हमें हैरानगी हुई कि ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं कि कंपनी के जो ओनर्स हैं, यंगस्टर्स, वो यहाँ आते हैं, रात को ठहरते हैं, 2-3 बजे सुबह निकल जाते हैं, 4 बजे सुबह निकल जाते हैं। तो हमें हमारे एक्सपीरियंस ने बोल दिया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस चल रहा है और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कैसे पॉसिबल है कि ये घर कुछ कमाता ना हो, 2 लाख के एक्सपेंसेस हो रहे हों और रात को गाड़ियाँ आ रही हों और सबके सब अलग अलग बिजनेसमैन हैं। हमने इसको और क्रॉस चेक करने के लिए उनके अकाउंट्स में, पूरी फैमिली के अकाउंट्स को क्रॉस चेक करना शुरू किया अपने सोर्सेज के थ्रू। तो पता चला कि उनके अकाउंट में 20, 30, 50 इस तरीके की फिगर्स अमाउंट डाले जा रहे हैं। तो हम यहाँ हैरान होने शुरू हुए कि आज फलानी का आ रही है, इससे ये आदमी उतरा है, उसकी ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, और इस आदमी ने 1 दिन पहले इसके अकाउंट में 20,000 डाले हैं। वाई? ये क्वेश्चन था बहुत बड़ा, वाई? जब हमें समझ में आने लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है दोस्त, ये तो प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस चल रहा है, हमने कहा चलो क्लाइंट को समझाने के लिए काफ़ी कुछ मिलना शुरू हो चुका है। मैंने अपने क्लाइंट को बोल दिया कि उम्मीद करता हूँ कि आपका बेटा यहाँ शादी नहीं करेगा। तो क्यूरियोसिटी होके कि अरे देशवाल सर बताओ ना, कुछ तो बताओ। मैं ना, अगर आपको बताऊंगा तो आप जरूर अपने बेटे को अभी से बोलना शुरू कर दोगे और वो बेटा यहाँ बोलेगा और अवेयरनेस हो जाएगी। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। हम क्लाइंट को इन्वेस्टिगेशन में कभी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देते हैं। अच्छा, ये हमारा अपना, मेरी कंपनी का रूल है। मैं किसी और कंपनी के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरी कंपनी का रूल है, नो ब्रेकिंग न्यूज़। फाइनल टाइम में आपको रिपोर्ट देने के दिन बुलाया जाएगा, पूरी पेमेंट आपकी हो चुकी है, अब आपको एक एक चीज़ एविडेंस के साथ दी जाएगी, अगर एविडेंसेस हैं, और अगर एविडेंसेस नहीं है तो बताया जाएगा कि क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके भी तो फोटोग्राफ होंगे। तो हमने जब ये सारा का सारा रिकॉर्ड देखा तो हमने कहा ट्रैप अब कैसे किया जाए, क्योंकि अब ट्रैप करना जरूरी था एविडेंस के लिए। हम घर में तो पहुँच नहीं सकते हैं क्योंकि हमें तो कोई जानता नहीं है। तो हमने कंपनी फॉर्म की, दुबई में हेड ऑफिस दिखाया, दुबई का एक नंबर लिया, उसको उस कंपनी में दिखाया, उस नंबर से उसकी सबसे बड़ी बहन को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे लड़की की बड़ी बहन, हाँ लड़की की बड़ी बहन को, लड़की को नहीं, क्योंकि लड़की को अगर फ़ोन करते तो अवेयर थी, क्योंकि वो तो शादी करने वाली है। तो हमारा टारगेट वो नहीं था, उसके हम ऊपर के टारगेट से नीचे पहुँचने वाले थे। तो हमने बड़ी बहन को कॉल किया, बातचीत करी कि ऐसे दुबई से बोल रहे हैं, हमारे एक मित्र हैं जो आपके पास आपकी सेवाएं लेते हैं, क्योंकि हमें 100% श्योर हो चुके थे हम। तो हमारे कंपनी के ओनर हैं, उनका हम आपको नंबर भी भेज रहे हैं और वो एस्कॉर्ट सर्विस लेना चाहते हैं, तो वो आपके पास आएंगे, तो हम आपको डेट्स बता देंगे, आपकी जो पेमेंट आप बता दीजिए, ऑनलाइन करवा देते हैं। तो उन्होंने पेमेंट भी बताई, बैंक डिटेल्स भी भेजी है। फिर अपने आप में एक चेन बननी शुरू हो गई, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रही थी, और जो लेडी ने कहते हैं बैंक अकाउंट भेजे वो भी अपने आप में कहते हैं रिकॉर्ड बन रहे थे, और फिर पेमेंट्स में डाली भी गई। फिर हमारे इन्वेस्टिगेटर 5 स्टार होटल में रुके भी। कहाँ पर? दिल्ली में। वो लड़कियां वहाँ गई भी, एस्कॉर्ट सर्विस जो लेनी थी, जो होना था वो हुआ। अभी धीरे धीरे 2 महीने तक हर 15 दिन के बाद ये सर्विस ली जाती रही, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि शायद छोटी बहन भी एक दिन आएगी। लेकिन जब छोटी बहन नहीं आई, छोटी बहन क्यों आएंगी? छोटी बहन भी, तीनों बहनें एक काम कर रही थी, लेकिन छोटी बहन को लगा था कि मैंने इतना बड़ा बिजनेस टाइकून को ट्रैप कर लिया है, तो अब मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है। हमने उस लेडी को कहा जो उसकी बहनें थी कि यार तुम्हारे साथ बहुत हो गया, अब कोई और कहते हैं लाओ भाई सब्जेक्ट, ऐसे मज़ा नहीं आता जीवन का, बोर होना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं फ़ोटोज़ दिखाती हूँ आपको। उसने फ़ोटोज़ दिखाई, उसमें भी बहन नहीं थी। तो इन्वेस्टिगेटर ने कहा सर ये बहन तो कहीं से दिख ही नहीं थी किसी स्टोरी के अंदर। मैं ठीक है, फाइनल कहते शॉट मारो, बोलो कि हमारे दोस्तों ने बताया था यार तुम्हारी बहन भी इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, वो क्यों नहीं आ रही है यार, उसको बुला लो, जो भी फीस है ज़्यादा है तो ज़्यादा दे देंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसी ही बात बोली गई,
तो उसने कहा नहीं नहीं वो शादी करने वाली है, समझा करो, वो पहले सब ठीक था, अभी उसने ये सब काम रोका हुआ है। अब ये सब रिकॉर्ड हो गया। बहन के मामले में, छोटी बहन के बारे में दोनों बहनें बता रही हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, हिडन कैमरास लगे हुए हैं कमरे के अंदर, वो सब कुछ बता रही है उसके अंदर कि छोटी बहन हमने अभी बंद कर रखा है यार, उसकी शादी होने वाली है, समझा करो, फिर कभी देखेंगे, पहले करती थी अब नहीं करती है, वो आपका क्लाइंट सही बोला। इस तरीके से सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आ गई। अब इतनी एविडेंसेस आ चुकी थी, अब हमने क्लाइंट को कहा कि आप अपने बेटे को लेके आ जाओ, क्यों आप शायद नहीं समझा पाओगे, क्यों आप उसके पिता हो, हम तो थर्ड पार्टी हैं ना, हम समझाएंगे, वी आर द प्रोफेशनल्स, हमने काम किया है, हमको एक एक चीज़ बताएंगे। बेटे को लेके आए, फिर उनको हमने एक एक चीज़ दिखानी शुरू करी, ये भी बताना शुरू किया कि वहाँ पे कौन कौन लोग आते हैं। उनमें से एक गाड़ी में आने वाला उस क्लाइंट का राइवलरी कॉम्पिटिटर था, हमारे क्लाइंट का कॉम्पिटिटर था। उसने शायद उस लड़की के थ्रू इस लड़के को ट्रैप करवाया था ओह माय गॉड, कि इसको ट्रैप कर लो और तुम इससे शादी कर लो, उसके बाद हम इनकी ऐसी तैसी करेंगे, क्योंकि वो बंदा उससे काफ़ी कनेक्शन में था, छोटी वाली से काफ़ी कनेक्शन में था। और वो उसी का नाम हमने लेके आगे बोला था कि भाई हमें मिलना है, हम लोग आ रहे हैं दुबई से, हमारे बॉस आ रहे हैं, ये सब हमने ट्रैप जो रेफरेंस दिया था उसी का रेफरेंस दिया था। तो जब हमने हमें नहीं पता था कि ये क्लाइंट का कोई कॉम्पिटिटर है, जब हमने क्लाइंट को कहा कि वहाँ पे आने वाले लोग ये हैं, ये सब बिजनेसमैन है, तो उसमें एक बिजनेसमैन को देख के वो शॉक्ड हो गया कि इससे तो मेरी राइवलरी चल रही है, तो मेरा कॉम्पिटिटर है देशवाल जी गुजरात में। ये भी इनके यहाँ आता था, मैं एग्जैक्टली आता था। तब हमें समझ में आया कि इसने उस लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे के इस लड़के के वेयर अबाउट्स बताए होंगे, ये लड़का कहाँ मिलेगा, और लड़का किसी बार में उस लड़की को मिला, वहाँ पे दोस्ती यारी हुई और फिर धीरे धीरे वो ट्रैप किया गया। एक सर्वे के अनुसार देखा गया था कि अर्बन सोसाइटीज़ में, अर्बन सिटीज़ में लगभग 25 to 30% लोग प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करते हैं जब शादी की बात हो या मैट्रिमोनियल अलायंस की बात हो। मतलब सोसाइटी में एक ट्रस्ट डेफिसिट है। और जैसे कि मैं आपको पॉडकास्ट से पहले भी बोल रही थी, 2023 में एक स्टडी के हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए है प्राइवेट डिटेक्टिव मार्केट। तो मतलब ये बहुत डिमांड में है आजकल। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखो, जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, और जैसा आपने कहा कि 8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मुझे पता है, मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल ओवर इंडिया डिटेक्टिव एसोसिएशन का, वर्ल्ड एसोसिएशन का भी कहते हैं, मैं डेजिग्नेटेड डायरेक्टर हूँ। मुझे पता है कि 8,000 करोड़ नहीं, ये 12,000 करोड़ से ऊपर का कहते कैप है, क्योंकि इतनी सारी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे एक दूसरे के लिए विश्वास नहीं है लोगों के अंदर। प्री मैट्रिमोनियल हो, पोस्ट मैट्रिमोनियल हो, इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन लगातार बढ़ती जा रही है। जब ये प्रॉब्लम आती है तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है, किसके पास है? एक हस्बैंड को अपनी वाइफ से प्रॉब्लम है या वाइफ को हस्बैंड से प्रॉब्लम है, जाए तो जाए कहाँ? क्या वो पुलिस के पास जाएगा ये कहने के लिए कि मेरी वाइफ रात को लेट आती है और कहाँ जाती है बता करो? पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर क्या वो अपने परिवार को बोलेगा? तो परिवार को बोलेगा तो परिवार परेशान हो जाएगा। लोग अकेले रहने लग गए हैं, लोग अपनी फैमिली, जॉइंट फैमिली कहते नहीं है, पहले जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। तो हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और वाइफ रात को लेट आ रही है, उसके पास हज़ारों एक्सक्यूज़ेस हैं। अगर वो काम कर रही हैं तो हस्बैंड रात को लेट आ रहे हैं तो उनके पास भी हज़ारों एक्सक्यूज़ेस हैं। अब उन एक्सक्यूज़ेस के साथ वो किसके पास जाएं ये जानने के लिए तो नेचुरली प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करते हैं। तो इसलिए प्राइवेट डिटेक्टिव जो वर्क है 8,000 की जगह 12,000 करोड़ से भी ऊपर का होगा। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने अपनी जो बात कहनी है, आप जानते हो कि आपकी वाइफ रात को लेट आ रही है, आप जानते हो कि आपकी वाइफ मोबाइल के अंदर कुछ इस तरीके के कहते हैं बातें कर रही है जो आपसे वो छुपाना चाह रही है, आपसे बात करते करते वो अचानक दूसरे कमरे में जा रही है, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो सस्पिशियस हो रही हैं हस्बैंड के लिए, हस्बैंड की एक्टिविटी वाइफ के लिए। तो उस कंडीशन में उनका शक 80-90% सही ही होता है, 30-40% नहीं, 80-90%। भाई सीधी सी बात है कि मेरी वाइफ मेरे सामने बात कर रही है, करते करते जैसे कोई और फ़ोन आता है तो उठा के फ़ोन को दूर चल जाती है, मैं वहाँ जाता हूँ तो चुप हो जाती है। इस तरीके की अगर एक्टिविटी हो रही है, आप एक दिन नोट करते हैं, 10 दिन नोट करते हैं, महीना नोट करते हैं, तो धीरे धीरे आपको शक तो होगा। और जब आप बोलते हैं कि एक मिनट फ़ोन देना, आप यार प्राइवेसी है, ऐसे क्यों फ़ोन दे दूँ, क्या देखोगे तुम ऐसा फ़ोन किया, तुम्हें मुझ पर शक नहीं है, और आंखों में अगर उसने आंसू भर दिए तो इससे बड़ा हथियार तो कोई है ही नहीं लेडी के पास, वो हथियार चलता भी है। तो हस्बैंड कहता है यार छोड़ो, बेकार की बात है, क्यों शक करना। लेकिन फिर वही एक्टिविटी कंटिन्यूटी में चल रही है, तो करे क्या इंसान? तो नेचुरली वो प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करता है और वहाँ पे फिर उसको वो बात कहने के लिए कुछ एविडेंसेस चाहिए, क्योंकि वो बात वो तो जानता है, लेकिन थर्ड पार्टी जिसके सामने रखना चाहता है, मान लीजिए अपने पार्टनर की फैमिली के सामने रखना चाहता है, या मान लीजिए बहुत ज़्यादा वर्स्ट स्थिति है तो उस कंडीशन में वो डाइवोर्स की तरफ मूव करना चाहता है, तो उन दोनों कंडीशंस में
उसको एविडेंसेस तो चाहिए। अगर आपके पास एविडेंसेस नहीं है तो आज की तारीख में अगर देखें तो हमारे देश के अंदर कानून थोड़ा सा मुझे लगता है कि लचीला है, कि लेडी ने केस किया, लेडी अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय भी कर रही है लाइफ को, फिर वो मेंटेनेंस भी ले रही है और Correct. तलाक हो जाता है उसके बाद भी मेंटेनेंस Yes, ले रही yes, है। yes. अपनी सैलरी 1 लाख है, हस्बैंड की सैलरी 4 लाख है, जस्टिफाई कर देती है कि यार मेरा लिविंग स्टैंडर्ड तो मेरे हस्बैंड की तरह होना चाहिए, इसको 4 लाख मिल रहा है, मेरे को 1 लाख मिल रहा है, तो 1 लाख तो मुझे मिलने चाहिए। अब देखो इसमें कितना हैरानगी की बात है कि शादी चली 10 दिन 15 दिन महीना, और जिंदगी भर के लिए वो पति, वो इंसान जिसने कोई गुनाह भी तो नहीं किया, करेक्ट, देखो हैरान की बात है, बिल्कुल, गुनाह भी नहीं किया उसने, बिल्कुल। उसके बावजूद वो अपनी हार्डकोर सैलरी का हाँ 10% 30% जिंदगी भर उस जिंदगी लेडी भर है को क्या? देगा। जिंदगी हाँ, भर? अब जिंदगी भर ही है जब तक लेडी शादी ना करे या वन टाइम सेटलमेंट ना हो। लेकिन आप देखो ना कि ये कैसे जस्टिफाई हो पा रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। तो पर आजकल इस केस में अगर तो लड़की ज्यादा कमा रही है अपने हस्बैंड से तो भी यही नहीं, होगा? नहीं फिर कैसे होगा? ओके। फिर तो जस्टिफाई हो गया ना हाँ, कि हाँ, आप कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड आपका ज़्यादा बेहतर है क्योंकि तो आप क्या ज़्यादा दे रही हस्बैंड हैं। को मिलेगा फिर? बिल्कुल मिल सकता है, अच्छा। बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन वही है कि हस्बैंड कहते हैं थोड़ा सा इगोस्टिक होते हैं कि मैं वाइफ से लूंगा, जाओ मैं नहीं लेता तो जो तुमसे। भी अमीर पार्टी है वो मांग सकता है लाइफ लॉन्ग बिल्कुल मेंटेनेंस। बिल्कुल, अच्छा। जो भी ज़्यादा मैक्सिमम कमा रहा है ओके। वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक दूसरे से मांग सकते हैं। तो सर ये जो मैं स्टेटिस्टिक्स आपको बता रही थी 8,000 करोड़, फिर आपने मुझे बताया 12,000 करोड़ का तो हो ही गई, उसमें मेजर सेगमेंट होता है रिलेशनशिप्स का। बिल्कुल और फेक रेप के केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जा रहे हैं, जैसे कि एक एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में लगभग 10,068 केसेस। कंप्लेनेंट ने कहा कि रेप शादी के झूठे वादे पर हुई है। तो अभी एक अगेन ये पर्सनल एग्जांपल है, ज्योति जी वो एक्चुअली एक एडवोकेट हैं। तो ज्योति जी मुझे बोल रही थी कि मेरे साथ कोचिंग में एक लड़का था, लॉ की कोचिंग में, और वो एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। हुई होंगी कुछ प्रोमिसेस, लड़के ने बोला होगा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के दौरान लड़के को लगा होगा कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो अब वो शादी नहीं करना चाह रहा है। तो जब उसने मना किया, लड़की ने उस पर फेक रेप केस का इल्ज़ाम डाल दिया। वो 4 साल से स्ट्रगल कर रहा है, या तो वो जेल में है, शायद से दो में से एक चीज़ है। तो तब मुझे समझ आया कि कितनी मतलब एक लड़कियों के हाथ में कितना सॉलिड पावरफुल वेपन है जिसको मिसयूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे और फेक रेप केसेस की कुछ स्टोरीज़ बताइएगा। और एलिमनी भी काफ़ी प्रेवलेंट है। जैसे कि मैं आपको अपनी एक दोस्त का ही केस बता दूं। वो 15-20 साल से लड़के को जानती है। फाइनली उन्होंने शादी करी और कुछ महीने में लड़की वाज नॉट हैप्पी इन द मैरिज, शी वांटेड टू गेट आउट। अब आसानी से उसको डिवोर्स नहीं मिले, तो उसकी लीगल काउंसिल ने बोला कि आप ना ये करिए, या तो आप अब्यूज़ का केस डालेंगे तो जल्दी शादी से निकल पाएंगे, या फिर आप बोलिए कि डाउरी। तो उसने डाउरी का केस लगाना पड़ा उसको। वही क्लाइंट को जिताने के लिए एडवोकेट झूठे झूठे कहते हैं जो भी एलिगेशन उसने बताता कहा है। बट यही 2 तरीका है कि आप डिवोर्स की तरफ जल्दी निकल पाएंगे, नहीं तो प्रोसेस बहुत लंबा है, आप कब तक रहेंगे, आपको अपनी आज़ादी भी तो चाहिए। तो वो कह रही थी, वो मेरे पास आई, उसने कहा जब आप कभी कॉन्वर्सेशन करेंगे तो प्लीज़ इस मैटर को लेना कि इंडिया का लीगल सिस्टम हमको इतना स्टाइफल कर देता है कि अगर तो हमें ख़राब मैरिज में है, जब तक हम ये 2 चीज़ें ना बोलें। मैं अब्यूज़ तो बोलना नहीं चाह रही थी क्योंकि थी तो बहुत ही हद तक गिर जाती, तो मैंने डाउरी का डाल दिया। बिल्कुल। तो अब इस केस में क्या किया जाए, तो ये थोड़ा हमें समझाइएगा और शायद से कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए होता क्या है कि मैंने कहा ना, किसी की शादी हुई है, लेडी, मैं यहाँ पे कल्प्रिट नहीं मानता क्योंकि लेडी के माँ बाप ने पैसा तो लगाया है शादी में, किसी वजह से भी अगर शादी नहीं चल पा रही है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि लेडी की तरफ से कुछ खर्च नहीं हुआ था। और जब लेडी डाइवोर्स लेगी तो नेचुरली एक टैबू, एक उसके ऊपर निशान तो लगेगा कि वो डाइवोर्सी है, और ऊपर से जो इतना पैसा खर्च हुआ था वो भी नहीं मिले। तो ये सब चीज़ों की वजह से लेडी एक तरीके से रिवोल्ट कर देती है, एक तरह से विद्रोह कर देती है कि नहीं यार मुझे पैसा मिलना चाहिए और मेरे को इसने बहुत तंग किया है। तो उस कंडीशन में कई बार एलुमनी बढ़ाने के लिए फेक केस भी बनाए जाते हैं, फेक एविडेंस भी लाए जाते हैं। हमने अपने पिछले 10-15 साल के अंदर देखा कि लेडी आजकल किस तरीके के फेक एविडेंसेस लगा रही हैं। वो बड़ी आसानी से ये कह देती हैं कि मैं फ़लानी जगह रहती हूँ, ये उसका रेंट एग्रीमेंट है। जब आप रेंट एग्रीमेंट बनवाती हैं तो रेंट एग्रीमेंट कोर्ट के अंदर मान्य होता है। भाई कोर्ट में आप क्या दिखा रहे हैं, जज तो जाके देखेगा नहीं आप वहाँ रह रही हैं कि नहीं रह रही हैं। जज को आपने एक रेंट एग्रीमेंट दिया कि मैं दिल्ली में इस एरिया में रह रही हूँ। अब दिल्ली का मतलब है कि आप जहाँ भी रह रही हो रेंट तो मोटा ही होगा, छोटा तो होगा नहीं। आप रह रही हैं एक छोटे से गांव के अंदर अपनी मदर फादर के साथ, या एक छोटे से कस्बे में या छोटी जगह पे जहाँ पे आपको कोई रेंट नहीं देना पड़ रहा और आपको रेंट देना भी नहीं है, आप अपने माँ बाप के साथ रह रही हैं। लेकिन आप एक हैवी रेंट एग्रीमेंट बनाकर एलुमनी को या मेंटेनेंस को बढ़ाने के लिए फेक पेपर्स यूज़ करती हैं। उसके कई वजह होती हैं।
एक तो जब आप दिल्ली की बात करती हैं तो यहाँ पे जो जजेस हैं वो ये सोचते हैं कि यहाँ तो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कॉस्टली है, तो जो मेंटेनेंस है वो कई बार हैवी बन जाती है। तो ऐसे में हमारे पास क्लाइंट आते हैं और ये कहते हैं कि देशवाल जी, ये रेंट एग्रीमेंट इन्होंने बनवाया है, ये जॉब भी कर रही हैं, जॉब को हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम जो जॉब होती है उसमें ये कर रही हैं, और या फिर ऐसी कंपनी में काम कर रही हैं जहाँ पे इनको जो सैलरी है वो इन हैंड मिल रही है, किसी अकाउंट में नहीं मिल रही है। तो वहाँ पे एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहाँ पे फेक जहाँ पे बनाया गया है रेंट एग्रीमेंट, वहाँ पे टीम भेज के, वहाँ पे अखबार के साथ डेट और टाइम स्टैम्प के साथ वीडियोस बनाई जाती हैं उस ओनर की। ऐसे मैंने हजारों केसेस दिए हैं कोर्ट के अंदर, और कोर्ट तो उन एविडेंस को देखते ही कह देती है अच्छा डिटेक्टिव हायर किए थे आपने। ओके, तो आपने अपने एक्सपीरियंस में सबसे हाईएस्ट मेंटेनेंस क्या देखा है? मुझे अच्छी तरह याद है, चंडीगढ़ का केस था ये। 1.5 करोड़ रुपए के आसपास मेंटेनेंस थी पर मंथ की, उफ माय गॉड। और वो झूठी थी, फेक थी, हमने प्रूफ कर दिया था। अच्छा। प्रूफ कर, बहुत हैवी कहते हैं, मतलब बहुत मिलियनर लोग थे वो, वहाँ पे बहुत कोई बड़ी मेंटेनेंस नहीं थी 1.5 करोड़, सच्चाई बताएं तो उस फैमिली के अकॉर्डिंग। लेकिन आम अगर भाषा में समझें, अमूमन देखें तो 1.5 करोड़ का ऐसा अमाउंट था, 18 करोड़ बनते हैं साल के। और काफ़ी लड़के कहते हैं कि हम प्री नप्चुअल अग्रीमेंट साइन करेंगे, लेकिन प्री नप्चुअल अग्रीमेंट इंडिया में होती नहीं है। यहाँ कोई उसका वो वजूद नहीं है, वजूद नहीं है ना। यहाँ कोई वजूद नहीं है। जब आप बोलते हैं लिविंग रिलेशन में ब्लैक मेलिंग, ब्लैक मेलिंग एक तरीके से नहीं होती है, ब्लैक मेलिंग 1000 तरीके से होती है। किसी कंपनी में कोई आदमी काम कर रहा है, वहाँ पे कोई फ्रेंड बन गई, शादी की बात हुई, शादी पे उसे लगा कि इस लेडी के साथ मैं शादी नहीं करता हूँ, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट। दो इंसान छोटे शहरों से आते हैं बड़े शहरों के अंदर अपना फ्यूचर बनाने के लिए अच्छी जॉब लेते हैं, और फिर धीरे धीरे उनको लगता है कि यार हमें जॉब मिल गई है, हम रह रहे हैं, क्यों ना एक साथ ही रह लें। अलग रहते हैं इतना खर्चा होता है, और लिविंग रिलेशन में रहते हैं और वहाँ इमोशन स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर बोलते हैं कि एक दूसरे से शादी करेंगे। वक्त आने पे वहाँ पे लड़की के घर वाले उस पर जब प्रेशर डालते हैं कि बेटा कहाँ हो, क्या हो, तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो, लड़की थोड़ी बताती है कि मैं रिलेशनशिप में रह रही हूँ, कहीं लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हूँ। वो तो ये कहती नहीं मम्मी अभी शादी नहीं करनी, तो मुझे फ्यूचर प्लानिंग करनी है, फ्यूचर बनाना है। और ये स्टोरी बनाती रहती है, और जब माँ बाप उसको कभी दिल्ली मिलने भी आते हैं या किसी बड़े शहर में जहाँ लड़कियाँ रहती हैं वहाँ मिलने आते हैं, तो लड़की उन दिनों में लड़कों को दूसरी जगह भेज देती है कि भाई अपने किसी दोस्त के यहाँ शिफ्ट हो जाओ यार कुछ दिनों के लिए। अभी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है प्रेजेंटली, जिसमें, और वो शहर आसपास ही है, कोई इतने एक दूसरे से मतलब 60 किलोमीटर के रेडियस में। माता पिता को ये नहीं पता कि लड़का लिविंग रिलेशन में रह रहा है। लड़के ने बोला कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो लड़की छोटे शहर से है और वो वर्क फ्रॉम होम करती है, और महीने में 1-2 बार अपना शहर में दिल्ली में आती है ऑफिस में अपनी रिपोर्टिंग के लिए। तो फादर ने कहा कि ज़रा पता करो इस लड़की के बारे में, लड़की ठीक है, अच्छी है, ताकि हम अपने बेटे की शादी से करें। मेरे पे सारे एविडेंसेस हैं उस घर की मेड के कि 3 साल से इन दोनों कपल्स के लिए खाना बना रही है, वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं। तो मैंने उससे पूछा क्लाइंट से कि आपका बेटा कहाँ रहता है, आपको मालूम है? कहता हाँ मालूम है। मैं बताओ कहाँ रहता है? कहता इस एड्रेस पे। मैं ठीक है। मैं वो लड़की कहाँ रहती? कहता लड़की तो कभी कहीं रुक जाती है, कभी कहीं रुक जाती है, तो आती महीने में 1-2 बार है ना। वो एक साथ ही रहने 3 साल से। फादर ने कभी जहमत ही नहीं उठाई ये जाकर उस घर पे देखने जहाँ मेरा बेटा रह रहा है। मैंने कहा आपका बेटा आपसे हार्डली 40-50 किलोमीटर दूर है, वो तो रोज़ आ जा सकता है, तो उसको नहीं कहता। वो बेटा कहता था कि मेरे को आज़ादी चाहिए, मेरे को अपना। अब वो ये थोड़ी बताएगा मैं लिविंग रिलेशन में रह रहा हूँ। अब यहाँ पे लड़की पे जब प्रेशर पड़ना शुरू होगा कि भाई उम्र हो रही है अब शादी कर लो, तो यहाँ लड़की वो प्रेशर ट्रांसफ़र करेगी उस लड़के के ऊपर कि भाई अब शादी करो मेरे से। अब प्रॉब्लम ये आती है, मुट्ठी बंद है तो लाख की खुल जाए तो करेक्ट। हाँ। अब आप उस लेडी के साथ रह रहे हैं इतने सालों से, आपको उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पसंद नहीं आ रही हैं, लेकिन आप फिजिकल हैं तो आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं आराम से, लेकिन आपको पत्नी वाला मटेरियल वो नहीं दिख रही है, और आप वहाँ बोलते हैं कि बहुत हम शादी नहीं कर पाएंगे। अब लड़की तो यहाँ प्रॉब्लम में आएगी कि यार ये क्या बात हुई, इतने साल से हम रह रहे हैं। तो उस वक्त ये भी पता चलता है कि लड़कियाँ कई बार ऐसे रिलेशनशिप में रहते हुए उस लड़के के साथ इतनी भी सीरियस नहीं होती हैं जितना लड़का सोचता है। वो एक कैजुअल कहते हैं फ्रेंडशिप और भी रखती हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में ये हुआ, जब उसने रेप केस कर दिया, लड़का भाग गया। लड़का पुलिस स्टेशन, पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। लड़के को पता चल गया कि ये मेरे पे रेप केस करेगी। लड़का बोला शादी तो इससे मैं नहीं करूँगा सर, चाहे कुछ भी हो जाए, और लड़का फरार हो गया। पुलिस उसको ढूंढने लगी, दबिश देने लगी जगह जगह। उसके फादर आए कि देशवाल जी बचाओ। मैं ठीक है। जब उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन की तो उसके ऐसे कई लड़कों के साथ कैजुअल रिलेशंस मिल गए। पता चला कि वो लड़की ओयो रूम्स में है, सेफ हाउस में है, इधर गई है, उधर गई है, इससे मिली है, उससे मिली है, इसके साथ रात रही है।
इस तरीके के जब हमें एविडेंसेस मिल गए, वो एविडेंस कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किए गए, तो उस लड़के को बेल मिल गई। अब केस तो चलेगा। अब उस केस में ये एविडेंस वैल्यूएबल तो है कि भाई लड़के ने क्यों मना किया, और लड़के पे रेप केस आज कोर्ट मानती है कि भाई लिविंग रिलेशन में रेप केस नहीं माना जाएगा जल्दी। ओके। अब मानने लगी ओके, क्योंकि ओके, उन्हें पता क्या करेक्ट, तुम हाँ। 3 साल से एक साथ हाँ, रह रहे हो, हाँ, अब हाँ। रेप केस हो गया। करेक्ट, हाँ। मतलब तुम प्रेशर डेवलप कर रहे हो, प्रेशर बिल्डअप कर रहे हो। तो रेप केस जो हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग रिलेशंस हैं या कहते हैं ऑफिस में एक साथ काम कर रहे हैं, राइवलरी भी होती है कई बार। एक केस मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, एक जनाबा हमारे पास आए, सरकार में बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं वो कहते थे कि जब भी मैं अपने काम से बाहर जाता था तो नेचुरली सरकारी गेस्ट हाउस में रुकता था। एक बार एक कॉल आई मेरे पास कि मैं आपको जानती हूँ और आपसे कई बार मिलने की कोशिश की, तो मुझे आप कभी टाइम दे दीजिए, मुझे जॉब के बारे में आपसे बात करनी थी और मैं इस जगह रहती हूँ। वो जो जगह बताई गई, तो क्लाइंट ने कहा कि यार मैं तो इस गेस्ट हाउस में ठहरा हूँ, ये तो 1.5 किलोमीटर दूर है मेरे यहाँ से, तो गेस्ट हाउस में आके मिल लो, ऑफिस क्यों आओगी। अब यहाँ पे कई बार मेल भी सोचता है चलो लेडी है आओ मिलते हैं, बुला लिया उसको। अब उसको थोड़ी पता है कि लड़के ने ट्रैप लगा रखा है, ये कोई ग्रुप है। लड़की उससे मिलने आ गई गेस्ट हाउस में, नॉर्मली बात की कि मुझे जॉब चाहिए, मैं आपको कई बार कहते हैं वहाँ आपके ऑफिस गई थी आपसे मिलने, लेकिन आप ऑफिस में मिले नहीं, पता चला आप टूर पे हैं, ये है वो है, स्टोरी बनाई और वहाँ पे एक तरीके से अच्छा दोस्ताना वो बना लिया। तो क्लाइंट ने कहा देशवाजी उसने मेरे ऊपर रेप केस लगा दिया है। पर ऐसे कैसे रेप केस? क्लाइंट कहता है कि एक दिन हम लोग जब खाना खा रहे थे तो मैं खाना खा के अनकॉन्शियस हो गया। 2 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो वो लेडी अपने आप को रोने लगी कि आपने मेरे साथ गलत कर दिया, आपने पता नहीं क्या नशा कर लिया था, आपने मेरे साथ ये कर दिया, आपने वो कर दिया और फलाना ढिमकाना, और मैं पुलिस में जा रही हूँ, रिपोर्ट करा रही हूँ। मेरे हाथ पैर फूल गए, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया उस वक्त मैं करूँ क्या। मैं हाथ पैर जोड़ने लगा कि नहीं 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 तुम्हें गलत फहमी हो। कहते नहीं, आधे कपड़े मेरे उतरे तो आधे उसके उतरे, तो मेरे को टेंशन स्टार्ट हो गई कि मैं अब क्या करूँ, कैसे बचूँ और बचाऊँ अपने आप को। तो उसने हाथ पैर जोड़े कि नहीं नहीं मैं तुम्हारी नौकरी लगाता हूँ, तुम एक काम करो, अभी मेरी जेब में 7-8 हज़ार पड़े हैं, तुम ये रख लो, अभी तुम्हारे खर्चे चल जाएंगे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी नौकरी लगा दूँगा। और इस तरीके से मैंने उस लड़की को भेज दिया। उस लड़की के कॉल आने शुरू हुए, मैंने कॉल उठाने बंद कर दिया। एक दिन वो ऑफिस में आके बैठ गई, कहती है कि ये देखो फ़ोटोज़, मैंने जो वीडियो बनी थी उस वीडियो में से फ़ोटो निकाले हैं और मैं इन वीडियो फ़ोटो को लेके सीएम के पास जा रही हूँ। अब मैं परेशान हो गया, मैं कहा ये वीडियो कैसे बन गई। तो कहती है कि मुझे डर था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए मैं वीडियो ऑन करके रखती थी अपने मोबाइल के अंदर, पर्स के अंदर लगा के कि मेरे साथ कोई गलत ना कर दे। तो तुमने उस दिन मेरे साथ गलत कर दिया था, तो उस दिन मुझे याद आ गया कि वीडियो बन गई तुम्हारी। चाहे उसने इंटेंशनली बनाई, लेकिन अपने आप को उसने सेफ गार्ड कर खेला कि ऐसे आपकी वीडियो बन गई है। अब मेरे पास फोटोज़ हैं, वीडियो मेरे पास रखी हुई है सेफ हाउस में, और मैं ये सीएम को दे रही हूँ, अदरवाइज मेरे को 5 लाख रुपये दे दो। मैंने किसी तरीके से उसको 5 लाख रुपये दे दिए। अब वो 5 लाख रुपये तो दे दिए, अब धीरे धीरे वो डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। दैट इज़ अ ब्लैकमेलिंग कि मैं अब ये कर दूंगी वो कर दूंगी, डेली की ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई। तो कह रहा मैं कोई 55 लाख के आसपास उस लेडी को दे चुका हूँ पिछले 6 महीने में, और ये डिमांड रुक ही नहीं रही है। और ये लेडी आई क्या। अब मेरा दिमाग कूल होकर सोचने लगा है कि ये सब हुआ कैसे। उसने FIR भी करवा दी जब मैंने पेमेंट के लिए मना किया, लेकिन मेरे रसूख थे तो पुलिस ने मुझे अभी अरेस्ट नहीं किया है, अभी इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करने के लिए बोल रखा है। तो देशवासी मुझे बचाओ, कुछ तो करो। मैं ठीक है, हमने लेडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि वो उस एरिया के जिस पुलिस वाले ने केस रजिस्टर्ड किया उस पुलिस वाले से भी मिलती थी। जिस दिन उसके यहाँ पे आई थी पहली बार, तब भी उस पुलिस वाले से कंटिन्यू बात हो रही थी। और उस जो हमारा क्लाइंट है, उसका जो राइवल है, जो उसके कहते हैं साथ में जो काम करते हैं, वो सब एक ग्रुप बना हुआ था जो इस तरीके के काम करते हैं। और इस लेडी ने ऑलरेडी 3-4 केस कर रखे हैं और इसी पुलिस ऑफिसर के थ्रू कर रखे हैं, अलग कोई पुलिस वाला नहीं है। और सब कंप्लेंट है, कोई FIR लॉन्च नहीं हुई आज तक, सब कंप्लेंट है। अब यहाँ पे समझ में आ गया कि तो रैकेट है, ये कंप्लेंट बन रही हैं सब। तो हमने जितने लोगों के ऊपर कंप्लेंट्स हुई थी सबसे मिले, कंप्लेंट की कॉपीज़ ली, क्योंकि सबके पास कंप्लेंट की कॉपी थी। और फिर हम उस रावल से मिले कि भाई इस केस को ख़त्म करवाओ, क्योंकि क्लाइंट चाहता था कि यार होता क्या ना, जब क्लाइंट फंस जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें निकाल दो, हमें इनसे कोई बदला लेना, हमें कहीं कोर्ट में जाना, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे तो हमारी भी कहते बेइज्जती होगी। करेक्ट। तो उस कंडीशन, और एक दिन में फैसले नहीं होते हैं। राइट। मेरे को नौकरी से भी निकाला जा सकता है, मेरे को जेल भी जाना हो सकता है। तो एक काम करो, केस को ख़त्म करवा दो कैसे भी। तो जहाँ इतने सारे एविडेंस दिखाए गए, अगलों ने रिपोर्ट फाड़ फूड़ के फेंक दिया, कहते जाओ अपने घर, ख़त्म केस। ये हालत है। तो यहाँ ब्लैकमेलिंग क्या थी कि उसका अपना जो साथी था काम करने वाला, वो राइवलरी कर रहा था और उसने इस पूरे ट्रैप को बिछाया था। और पुलिस
सब आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे। ऐसे करप्शन है हमारे देश के अंदर। ऐसे आपने सबसे ज़्यादा एक्सटॉर्शन का अमाउंट क्या देखा है अपने एक्सपीरियंस 3 में? करोड़ 5 करोड़ आराम से मांगे जाते हैं इतने। लेकिन ये एक्सटॉर्शन अमाउंट एक रुकता थोड़ी है फिर। अगर आपने 3 करोड़ दे दिए तो ऐसा थोड़ी कि 3 करोड़ देने के बाद वो कोई फाइल फाड़ के फेंक देंगे, 6 महीने साल बाद फिर स्टार्ट हो जाएंगे। एक्सटॉर्शन में एक सीधा सा आंसर है, आपने पैसा नहीं देना है। अच्छा, अगर आपने एक बार पैसा दे दिया तो समझ लो आप जिंदगी भर पैसा दोगे या फिर आप जेल जाओगे। तो जेल पहले ही जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि पैसा तो एक ना एक दिन बंद करोगे आप देना, उस दिन वो एफ आई कराई करेगी। मुझे दिशा सालियन के केस के बारे में जानना था, आपने कहीं रिवील किया है दिशा सालियन की? दिशा सालियान पे मेरी एनालिसिस चली थी मीडिया के अंदर कि क्या लगता है आपको। उसी दौरान ना ये नेक टू नेक सब कहते हैं मौतें हुई हैं। करेक्ट करेक्ट। 3-4 दिन में 5 दिन में, और एक दूसरे से रिलेटेड थे लोग। कोरोना का टाइम था, सब तो देख ही रहे थे। तो नेचुरली अगर किसी को कहा जाए कि इस चीज़ के बारे में 10 आदमी को बिठाया जाए कि 10 अपने अपने राय दो, सबकी राय अलग अलग होंगी। 10 की राय एक तो हो ही नहीं सकती ना। करेक्ट। कोई कैसे देख रहा है, कोई कैसे देख रहा है, तो रूमर्स बढ़ते जाते हैं। दिशा सालियान में मुझे लगता है कि उस वक्त वो पार्टी कर रहे थे। पार्टी में कंज्यूम की गई थी अल्कोहल, ड्रग्स। जब अल्कोहल और ड्रग्स को कंज्यूम किया जाता है तो उसका कॉकटेल कई बार डेंजरस हो जाता है। नशा जितना चढ़ना चाहिए उससे कई गुना हो सकता है। जब नशा किसी को भी होता है तो आदमी बड़ा हिम्मत वाला हो जाता है, उसको डर नहीं लगता। देखा ना, कई क्रिमिनल्स कहते हैं ड्रिंक करके क्राइम करते हैं, वजह क्या होती है, डर खत्म हो जाता है। अब ऐसे में दिशा सालियान ने, हो सकता है कि ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, लेकिन जो सिचुएशंस कहती हैं, जो क्राइम सीन के हालात कहते हैं मीडिया के द्वारा जो हमने देखा है, क्योंकि मेरे को मीडिया वाले वहाँ से वीडियोज़ भेजते थे, फोटोज़ भेजते थे कि देशवाल जी यहाँ पे ऐसा है, देशवाल जी यहाँ पे ऐसा है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है। तो उस वीडियोज़ को देख देख के जो मेरा एनालिसिस था वो ये कहता था कि दिशा सालियान का जो फ्लोर था वो 14th फ्लोर पे था, ठीक है। उसकी जो बालकोनी थी उसका साइज ज़्यादा ऊंचा नहीं था। आपने ड्रिंक कर रखा है, रात का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, 14th फ्लोर बहुत ऊपर होता है, ऊपर हवा अच्छी लगती है। ऐसे में आपके ऊपर एक तो कॉकटेल ड्रग्स का और अल्कोहल का, और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा, तो हो सकता है कि अनकॉन्शियस हो गई हों और फिसल गई हों या गिर गई हों। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अब उसके अंदर उसकी बॉडी पे कपड़े नहीं थे, फलाना नहीं था। अब ये स्टोरियां बननी शुरू हुई। ओके। कोई ऐसी फोटो नहीं आई। कुछ होता क्या, कई बार होता है उसकी बॉडी पे यहाँ निशान था। हाँ। अरे भाई, जब कोई भी बॉडी की डेथ हो जाती है और जहाँ से बॉडी दबी रह जाती है वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। मान लीजिए किसी को आपने यहाँ से कस के उठाया है, डेथ बॉडी को, मतलब मरी हुई बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह रखना है, और आपने यहाँ से कस के पकड़ा है। तो जब आप कस के यहाँ पकड़ते हो तो बॉडी में ब्लड, आपको समझना होगा कि जब किसी डेथ होगी तो ब्लड तो चल नहीं रहा ना, अब ब्लड तो रुक चुका है बॉडी के अंदर। तो जहाँ से आपने उसको कस के पकड़ा वहाँ पे ब्लू निशान बन गए। अब लोग कहेंगे ये मारा था, देखो किसी ने, ये ब्लू निशान कैसे बन गया, आपने देखा नहीं उसके हाथ पे निशान, किसी ने उसको कमर से उठाया, देखो कमर पे इसके चोट लगी हुई है। तो लोगों को नॉलेज नहीं है। जब लोगों को नॉलेज नहीं है तो रूमर्स हैं। अच्छा, रूमर्स में प्रॉब्लम ये होती है कि हर आदमी अपने अकॉर्डिंग उस रूमर्स को उठाता है। अगर मुझे लग रहा है कि सुशांत की हत्या हुई है और आपने बोला कि उसकी बॉडी पे निशान थे, उसकी हत्या हुई है, तो मैं भी उससे हत्या तो मान ही रहा हूँ, तो मैं आपकी बात को ऊपर करता जा रहा हूँ। तो ऐसे अगर एक ग्रुप बनता जाता है 10 का, फिर 100 का, फिर 1000 का, फिर लाख का, तो फिर उसी बात को आगे ट्रेंड कर दिया जाता है। वही ट्रेंड होने लग जाती है कि नहीं नहीं वहाँ हत्या हुई थी भाई, उसकी बॉडी पे निशान था, तुमने देखा नहीं, देखो एक फोटो भी दिखाई थी। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से होती हैं। ओके। एक मेरी दोस्त है, एक बिजनेस फैमिली दिल्ली के हैं वो, उनकी शादी है एक बहुत ही फेमस बिजनेस फैमिली अबू धाबी में वो बेटी का रिश्ता हुआ। तो शादी हुई, अरेंज मैरिज थी, और उसके बाद लड़का लड़की यूएस थोड़े टाइम के लिए चले जाते हैं। तो मैंने वो आंटी से बात किया था अभी हाल ही में, तो फिर मैंने कहा कैसे हो, कहती वो मेरे पास है। मैंने कहा आपके पास है? मैंने थोड़ा प्रॉड किया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि शादी के 2 महीने में ही हमें डिज़ोल्व करना पड़ा मैरिज, क्योंकि पता चला वहाँ जाके यूएस में जाके लड़का तो ड्रग्स में है, और ये एक बहुत जानी मानी फैमिली है यूएई की, बिजनेस फैमिली। तो तब मुझे लगा कि क्या ऐसे हो सकता है कि नीड अरेंज मैरिजेस में प्राइवेट डिटेक्टिव्स की ज़्यादा हो विज़ावी लव मैरिजेस, क्योंकि लव मैरिजेस में इंसान ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, कुछ लोग साथ में रहते हैं। लव मैरिज में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बड़े बुजुर्ग हमारे कहे गए प्यार अंधा होता है। जब आप लव मैरिज में लाइफ को जी रहे होते हैं तो आप कई चीज़ों को देख के नज़रअंदाज करते हैं। वजह यही होती है नज़रअंदाज करने की कि आप अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। राइट। कहीं ना कहीं प्यार आप पे हावी हो जाता है। लेकिन जब शादी हो जाती है
तब वो चीज़ें निकल के आती हैं कि तुम मुझसे बात करती थी, वो तुम पहले भी करती, नहीं नहीं तुम अब ज़्यादा बात करती हो, क्योंकि बात तो पहले भी कर रही थी, उसके साथ पहले भी उठ बैठ रही थी, लेकिन आप उसको डिनाई कर रहे थे ये सोच के कि अगर मैं इसको ज़्यादा बोलूँगा तो यार मेरे को छोड़ के चले जाएगा, करेक्ट, या ये छोड़ के चले जाएगा। तो दोनों कंडीशन में आप अपने मन को मनाते हो, और वही वाली बात कि प्यार अंधा होता है, और जब प्यार अंधा होता है तो आप उसको उस वक्त सोचते नहीं हो। लेकिन ऐसे केसेस हमारे पास प्री मैट्रिमोनियल में ज़्यादा चाहे ना आए, लेकिन पोस्ट मैट्रिमोनियल में सब ज़्यादा आते हैं। ओके, और वो बताते हैं कि शादी से पहले हम लोगों को इतना प्यार था, हम लोग एक साथ रहते थे, ये बिल्कुल ठीक थी, हाँ थोड़ा सा दोस्तों के साथ कैजुअल रिलेशन थे। मैं कैजुअल रिलेशन समझते हो ना बॉस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और अब वो हमें तकलीफ दे रहे हैं। तो दिख तो उनको पहले भी रहे थे, लेकिन शादी के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। अफेयर ज़्यादा आपको शादी के बाद औरतों में ज़्यादा आप देखते हैं या मर्द में ज़्यादा देखते हैं? ये अपने आप में बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, अच्छा, क्योंकि कोई आंकड़े नहीं होते इन चीज़ों के। लेकिन एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव हम कहते हैं कि हमारे पास किस तरीके के केसेस आते हैं। तो पहले क्या था कि लड़कियों के ऊपर जुल्म ज़्यादा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 498 केस क्यों होते थे? सबसे ज़्यादा देश के लिए कौन मारी जाती थी? लड़के तो कोई नहीं मारा जाता था देश के लिए। लेकिन जैसे जैसे सिनेरियो बदलता गया, सोसाइटी अपडेट होती गई, और लाइफ में मोबाइल और ये आपके मॉल्स, पब, बार, ये सब एंट्री करते गए, तो यहाँ पे तकरीबन चीज़ें बराबर होने लगी, और महिलाओं को भी मौका मिला बाहर निकलने का। पहले महिलाएं कहाँ बाहर निकलती थी? कोई पब बार थोड़ी थी उनके लिए घूमने फिरने के लिए, जो हस्बैंड के साथ घूम लिए। तो उस कंडीशन में तब ऐसी मूवमेंट्स नहीं थी, लेकिन अब महिलाओं की मूवमेंट भी ऐसी हो गई हैं, और ये कई बार पुरुषों को पसंद नहीं आती हैं, जबकि भाई बराबर का हक है। आपने तब उनको दबा के रखा था, अब वो घूम रही तो क्या प्रॉब्लम है? जी, मजा तो तब है जब आप उनको अपने साथ ही घुमाओ। बिल्कुल। तो वो कहती हैं नहीं ये रात को 12 बजे क्यों आती हैं, किसी और के साथ क्यों थी, मैं तो ये लाइफ पसंद नहीं करता हूँ। तो अब जो सिनेरियो बदला, उसमें अब लेडीज़ ज़्यादा मुझे लग रहा है चीट करती नज़र आ रही हैं पुरुषों के मुकाबले। और इसको आप इस नज़र से भी देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर जो केस रिपोर्ट किए गए, उसमें महिलाओं की हत्याएं कम हैं, पुरुषों की हत्याएं ज़्यादा हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर जगह शादी होने के 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद हस्बैंड की हत्या, और वो हत्या भी किसके लिए की जा रही है? उस आशिक के लिए या उस लवर के लिए जिसकी औकात उसके हस्बैंड के सामने कुछ है ही नहीं। ओके, आपने ऐसे राजा रघुवंशी के केस में भी बोला आपको शुरुआत से ही पता था ये कोई इनसाइडर का हाथ था। क्या आपको पता था वाइफ इन्वॉल्व थी? मैं बताता हूँ हुआ क्या कि सबसे पहले राजा रघुवंशी की बॉडी भी नहीं मिलती, उससे पहले हमारे पास ये फ़ोन आ गया था राजा रघुवंशी के घर से ही। अच्छा, हाँ, कि भाई मेरा भैया भाभी हमारे गायब हो गए, उनको ढूंढा जाए। तो अभी बात चल रही थी, 2-3 दिन के बाद ही राजा रघुवंशी की बॉडी रिकवर हो गई। जिस क्राइम सीन से रिकवर हुई थी, वहाँ पे पता चला कि कुछ कपड़े वहाँ पे पड़े मिले हैं जो सोनम के थे, और वहाँ पे जो चॉपर था, चॉप जिसे कहते, जिसे हत्या की गई थी, वो भी वहाँ पड़ा मिला है। और स्कूटी जो थी वो किसी जंगल में छुपाई हुई है। ये तीनों जो रेड सिग्नल थे, अगर एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप देखें तो ऐसे समझें कि मान लीजिए कोई कातिल आया, राजा रघुवंशी का कत्ल किया, और अपने हथियार को बड़े आराम से वहाँ फेंक किया, और सोनम को उठा के ले गया, सोनम के ऊपर के कपड़े वहाँ रख दिए। तो क्या कातिल सोनम के लिए कोई नए कपड़े लेके आया था कि भाई अपने ऊपर वाले कपड़े यहाँ रख दो ताकि दुनिया को दिखाना कि सोनम यहाँ थी, और तुम्हारे कपड़े आगे जाके पहन लेना? हत्यारे ने हथियार क्यों रख दिया? अगर सोनम का वो किडनैप कर रहा है, तो सोनम अगर रास्ते में चिल्लाएगी तो उसको आप डराओगे कैसे? तो हथियार तो आपको चाहिए था, तो आप हथियार वहाँ क्यों छोड़ोगे? नंबर 2। नंबर 3, आपने जो स्कूटी पे दोनों घूमने आए थे, वो स्कूटी जंगल के अंदर छुपाई हुई थी। अरे भाई, कोई भी टूरिस्ट कहीं घूमने जाएगा तो वो स्कूटी को पार्किंग में लगाएगा, जो पार्किंग वहाँ से 2 किलोमीटर पहले थी। आपने पार्किंग में स्कूटी ना लगा के जंगल में छुपा दी, क्यों? ताकि आप नहीं चाहते थे कि पार्किंग में वो स्कूटी 1 मिनट में मिल जाती, पता चल जाता कि भाई ये स्कूटी किसकी है, स्कूटी वाले को फ़ोन किया जाता, होता जी तो किसी राजा रघुवंशी ने, कहते हैं टूरिस्ट ने ली थी, 1 मिनट बाद पता चल जाती। आपने जंगल में इसलिए छुपा दी कि जो राजा रघुवंशी की बॉडी है उसको जानवर खा खू जाए और स्टोरी कुछ और बन जाए, और फिर पता चले कि सोनम रघुवंशी जो है वो या तो गायब हो, किसने किडनैप कर लिया है, और या फिर नदी नदी में गायब होकर कहीं नेपालपुर की तरफ निकल गई हैं। तो मैं कहा ना, ये इम्पॉसिबल है। ये सारी सिचुएशन कहती हैं कि कहीं ना कहीं इनसाइडर का काम है, और काफ़ी हद तक उम्मीद लग रही है कि सोनम का ही ये काम हो सकता है। अब ये इंटरव्यू सोनम के पकड़े जाने से पहले कंटिन्यू मेरे हर मीडिया पे चलने शुरू हुए, कंटिन्यू चलने शुरू हुए। जो मैंने हत्या की थ्योरी बताई, जो मैंने स्कूटी की थ्योरी बताई, जो मैंने कपड़े की थ्योरी बताई। कपड़े की थ्योरी इसलिए क्लियर हुई थी क्योंकि पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज निकाल ली थी 1 दिन पहले की,
जिसे सोनम ने जो कपड़े पहन रखे थे वो सीसीटीवी में स्पॉट हुई उन कपड़ों के साथ, और वही कपड़े वहाँ पे मिले। तब पता चला था ये सोनम के कपड़े वहाँ मिले। तो मैं कहा ये अगर तीनों चीज़ें हैं तो इसमें सोनम के चांस होने के पूरे चांस हैं, और बहुत जल्दी सोनम या तो आएगी या पकड़ी जाएगी। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल केसेस के बारे में कुछ केसेस आप बता सकते हैं? देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जब हम बात करते हैं तो आज हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही गलत ही कहूँगा मैं, ट्रेंड कर रहा है शुगर मामा शुगर डैडी। ये चीज़ें पहले नहीं थी, आज से 4 साल 5 साल पहले नहीं थी। शुगर मम्मा क्या है, शुगर डैडी क्या है? यहाँ पे मान लीजिए हम शुगर मम्मा की बात करते हैं तो जो उसका लवर होगा या जिससे उसका अफेयर होगा, उसकी एज का जो गैप है वो जुड़ से ज़्यादा हो सकता है। ये भी हो सकता है वो बेटे की उम्र का हो। और शुगर डैडी की बात करें तो हो सकता है कि जो सब्जेक्ट क्लाइंट है हमारा, वो या दोनों ही सब्जेक्ट हैं हमारे, तो 65-75 की एज हो मेल की, और उसकी जो पार्टनर है उसकी उम्र 25-35 के आसपास हो। इतना लंबा जो गैप होता है, तो वहाँ पे हम शुगर मामा शुगर डैडी जैसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, और ये ट्रेंड हो रहा है जी। एक्स्ट्रा मैरिटल की अगर आपने बात करी तो इसी केस के अकॉर्डिंग हमारे पास एक जनाब आते हैं और कहते हैं कि मेरी एज 63 है ओनली, मेरी वाइफ की एज 58 है। हम बहुत शानदार कपल हैं, बहुत जीवन में शानदार तरीके से रह रहे थे, कोई तकलीफ़ नहीं थी। हमारे दोनों बच्चे हैं, वो अब्रॉड सेटल हैं, उनके भी बच्चे हो गए हैं अब तो, और लाइफ बहुत कूल है। मेरी वाइफ अपना बिज़नेस कर रही है, मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मेरे पे प्रेशर डेवलप कर रही है कि यार मुझे डाइवोर्स चाहिए आपसे। मैंने कहा इस उम्र में आके बिना किसी वजह के डाइवोर्स क्यों चाहिए? तो वो फिर मेरे बच्चों के कान भरती हैं कि आपके पापा मेरी केयर नहीं करते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे पीटते हैं, मुझे तकलीफ़ देते हैं, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं इनके ऊपर केस कर दूंगी, डोमेस्टिक वायलेंस कर दूंगी, बाद में मुझे मत बोलना और मुझे इनसे अलग होना है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मैं बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे भी कभी लाइफ में आएगा। लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं मैं इसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बच्चों ने कई बार कहा मम्मी कि अगर ऐसी बात है तो आप हमारे पास आ जाओ अब्रॉड, प्रॉब्लम क्या है? तो कहती नहीं, रहना तो मुझे यहीं है और मुझे बाहर नहीं आना है, और मुझे आपके फादर को डाइवोर्स देना है और कुछ भी हो जाए। तो संजीव मैं डाइवोर्स तो दे दूँ, लेकिन मुझे पता तो हो कि मेरी गलती क्या है। और सबसे बड़ी बात है वो जो एलिगेशन वो सब झूठे लगाए जा रहे हैं। या तो सच्चे एलिगेशन होते तो भी मैं समझता, लेकिन एलिगेशन ही सब जब झूठे हैं तो फिर मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि कुछ तो ऐसा है। तो मैं कहा ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो देखते हैं कि क्या बात है। हमने उस लेडी को ऑब्जर्वेशन में रखना शुरू किया। देखा कि जो लेडी है वो अच्छा बिजनेस कर रही है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो फ्लाइट पकड़ के बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाती रहती हैं दिल्ली से। और जब वो जाती हैं, जिस होटल में ठहरती हैं, उसी होटल में उनका एक एम्प्लॉई फ्लाइट पकड़ के दूसरी फ्लाइट से आता है। सेम फ्लाइट कभी नहीं पकड़ते, सेम टाइम में होटल चेक इन नहीं करते, अलग चेक इन करता है, अलग रूम लेता है, और फिर वो रात को अपना एक साथ लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये बड़ा हैरानगी वाली बात थी। शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कोई बच्चा होगा जो बिज़नेस सीख रहा होगा या बिज़नेस की वजह से कुछ आता होगा, कि उसकी उम्र काफ़ी कम थी, हार्डली 28-29 के आसपास एज थी, और लेडी की 58 के आसपास एज थी, जस्ट डबल से भी ज़्यादा। तो मुझे यहाँ पे शक हुआ कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमने अपने क्लाइंट को बोला कि इस लड़के को आप जानते हैं? कहता हाँ, एक दो बार घर में आया तो है, और ये शायद मेरी वाइफ की कंपनी में काम करता है, और इसे कोई 1 साल पहले मेरी वाइफ ने अपनी कंपनी में रखा था। अच्छी सैलरी मिलती है इसको हर तरीके से हमने बेहतर दे रखा है सब कुछ। लेकिन वाइफ की कंपनी है, वाइफ के अपने डिसीजन, लेकिन मुझे पता है इस आदमी के बारे में। हमने इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू की और उस इंसान के बारे में पता किया। उसके साथ हमारे इन्वेस्टिगेटर दोस्त बने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो जब वो बार में जाता था, लाइफ तो जी रहा था, लग्जरी लाइफ जी रहा था, उसको कंपनी की तरफ से गाड़ी दी गई थी, कंपनी की तरफ से अच्छी सैलरी मिल रही थी, कंपनी की तरफ से किराए पे घर दिया गया था, हर तरीके से उसको हर चीज़ मिल रही थी। पता किया तो पता चला कि वो बहुत जल्दी शादी करने वाला है और मिलियनेयर बनने वाला है। अब यहाँ हमें हैरानगी हुई कि मिलियनेयर कैसे बन जाएगा भाई? किसी और से शादी करने हाँ, किसी और से शादी करने वाला है, अनमैरिड था, यंगस्टर था, अनमैरिड था। ये कैसे कहते हैं इतना पैसे वाला बनने वाला है? दिमाग 2+2=4 तो कर ही रहा था कि भाई कहीं वो लेडी के साथ शादी करके तो मिलियनेयर बनने की बात नहीं कर रहा है ये, क्योंकि उस लेडी के साथ हम उससे देख चुके थे। हाँ। मैंने अपने इन्वेस्टर को कहा कि खर्चा पानी करो यार, थोड़ा सा इसको और समझो, कहाँ मिले, किससे मिले, कौन है वो। तो पता चला कि वही लेडी है। ये साफ क्लियर हो गया कुछ दिनों के बाद कि उसी लेडी से है। पता क्या इस लेडी से मिला कहाँ ये? तो पता चला कि लेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक नकली आईडी बनाकर
लेडी अट्रैक्टिव है, कोई दो राय नहीं कि 58 की एज है, लेकिन वो 58 की दिखती नहीं है, हार्डली 42 45। लेडीज़ अगर अपने उस पर आ जाए तरीके से रहना तो ठीक है, आप उम्र इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते जी। और सोशल मीडिया पे तो आप ऐसी फाइल्स डालते हैं, ऐसे कहते हैं एआई को यूज़ करते हैं, ऐसे टूल्स को यूज़ करते हैं कि आप और ज़्यादा बेहतर दिखते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस लेडी ने इस लड़के को ट्रैप किया, दोस्ती यारी हुई, 3 4 5 महीने चैटिंग चलती रही, फिर व्हाट्सएप पे बातचीत चलती रही, फिर लेडी ने कहा होगा कि आओ मिलते हैं, फिर किसी अच्छे होटल में मिले तो लड़के को वहाँ थोड़ा सा शौक लगा कि यार ये तो जो एज दिख रही थी उस एज की लेडी तो नहीं है। तो उसने उस ट्रैप से निकलना भी चाहा, लेकिन लेडी ने नेचुरली उसको अच्छे गिफ्ट देना, बाहर घूमने के लिए कहना, इंडिया से बाहर ले जाने की बात करना, तो इस तरीके से उसको लगा कि ये लाइफ ज़्यादा अच्छी है और वो धीरे धीरे ट्रैप होता चला गया। ट्रैप होने के बाद लेडी ने कहा ठीक है तुम पढ़े लिखे हो, मेरी कंपनी को ज्वाइन करो, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, ऑफिस से गाड़ी मिलेगी, एवरीथिंग जो आपको चाहिए सब मिलेगा। लड़के को लगा कि ये शायद बहुत सुनहरा मौका है जल्दी अमीर बनने का। फिर यहाँ पे लेडी ने प्रेशर डालना शुरू किया लड़के पे कि अब हम लोग शादी करते हैं। तो लड़का तैयार तो नहीं था, लेकिन लग्जरी लाइफ को जीने का आदी हो गया था और उसको लगा कि यार ये तरीका ज़्यादा बेहतर है अमीर बनने का, वरना तो मुझे तो कोई 1 लाख की भी नौकरी नहीं देगा, यहाँ तो 3.5 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं। ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी चौंकाने वाली थी। तो वहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन करके सारे एविडेंस इकट्ठे किए, होटल्स के एविडेंस इकट्ठे किए, उसके बाद वो एविडेंसेस क्लाइंट को दिए और ऐसी चीज़ें बहुत ट्रेंड कर रही हैं। करेक्ट। ये ऐसा नहीं है कि खाली हम इस लेडी की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज में जाइए, बड़े बड़े ऑफिस के अंदर जो बॉसेस हैं, बहुत ऐसी इन्वेस्टिगेशन है हमारे पास जहाँ पे ब्लैकमेलिंग भी चल रही है। लेडी जल्दी से जल्दी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे जाना चाहती है, लाइफ को सिक्योर करना चाहती है, जॉब को सिक्योर करना चाहती है। मेल को लगता है कि मेरा इतना बैकग्राउंड सॉलिड है, इतना अच्छा पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, अगर एक लड़की मेरे पास यंगस्ट है मेरे साथ घूमे एंजॉय करे तो मुझे उससे ज़्यादा क्या चाहिए। उसकी अपनी सोच है, लड़की की अपनी सोच है, दोनों की सोच एक दूसरे के करीब ले आती है, दोनों एक लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। उस लाइफ के बाद इम्पैक्ट किस किस को आता है वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि नेचुरली उस लड़की के माँ बाप को इम्पैक्ट आएगा, या लड़की ने कहीं शादी कर ली तो वहाँ इम्पैक्ट आएगा। वो जो मेल पुरुष है जो जिसकी कहते हैं अच्छी खासी कंपनी है और जिसकी उम्र 70 और 65 के आसपास हो चुकी है, वहाँ पे इम्पैक्ट उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को आएगा। लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा है, जवाबदेही कोई है नहीं, बच्चे अपना सेटल्ड हैं, वाइफ अपना हाउस वाइफ हैं, पूजा पाठ में लगी हुई हैं। यहाँ लड़कियाँ ब्लैकमेल भी कर रही हैं क्योंकि नेचुरली अगर लड़की और ज़्यादा स्मार्ट होगी तो वीडियो भी बना लेगी, वीडियो बना लेगी तो ब्लैकमेल भी करेगी। सैलरी मेरे को 1 लाख नहीं, मेरे को तो 5 लाख रुपए सैलरी चाहिए, मुझे तो 3 लाख रुपए सैलरी चाहिए, मुझे तो एक घर ही खरीद के दे दो। यहाँ पे ब्लैकमेलिंग चीज़ें आ जाएंगी। तो एक दूसरे के साथ इस सोसाइटी के अंदर बेहतर लाइफ गुजारने के लिए गुनाह हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, और फिर वो इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए डिटेक्टिव वाले आते भी हैं। सुनंदा पुष्कर केस में आपका क्या इंसाइट रहा? देखिए, सुनंदा पुष्कर में हुआ क्या था कि वो लेडी अपने रूम के अंदर बेड पे मरी मिली। वहाँ पे कुछ दवाइयाँ थीं जो सुनंदा पुष्कर लेती थीं। होता क्या है कि अब इसमें 2 ऑप्शन है कि हम इसे मर्डर भी मान सकते हैं, हम इसे एक्सीडेंटल डेथ भी मान सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ कैसे? आप मान लीजिए ड्रिंक करती हैं, अल्कोहल लेती हैं, कंज्यूम करती हैं, और आप उसके साथ साथ कोई ऐसी दवाई लेती हैं जिसका रिएक्शन आपको इफ़ेक्ट कर सकता है और आपकी डेथ हो सकती है। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ जो ड्रिंक के साथ, अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करती हैं। कई बार डॉक्टर बोलते हैं अगर आप ये दवाई ले रहे हो तो फिर उस दिन ड्रिंक मत करना, 2-3 दिन ड्रिंक मत करना, ये सब बोलते हैं डॉक्टर्स। एक तो ये ऑप्शन था कि हो सकता है कि वो जो दवाइयाँ ले रही थी वो दवाइयाँ इस तरीके की थी कि ड्रिंक के साथ वो कहीं कर गई हैं, कहते हैं रिएक्शन, और उनकी डेथ हो गई। ये एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन मेरा ये था कि अगर किसी ने ये प्लान किया है सुनंदा पुष्कर को मर्डर करने का, तो हो सकता है कि जो दवाइयाँ हैं मेरी पहुँच मेरी वाइफ तक, या मेरी पहुँच मैं जिसके लिए काम करता हूँ उस तक, जिसकी भी पहुँच उन तक थी, उस रैप को अगर बदल दे, क्योंकि नकली दवाइयाँ हमारे देश में बनती हैं। हमारे देश में नकली दवाइयाँ यूपी के अंदर, मोहाली के अंदर हज़ारों कहते हैं फैक्ट्रीज़ हैं। क्यों नकली दवाइयाँ क्यों बनती हैं? मैं अभी उस पर भी आता हूँ। तो नकली दवाई के नाम पर जो आप टैबलेट्स ले रही हैं, अगर मेरे पे ये इन्फॉर्मेशन आ जाए कि ये दवाई ये लेडी ले रही है और मुझे इस दवाई के अंदर दूसरा दवाई डालनी है जिसमें पॉइजन है, और मान लीजिए वो दवाई डालनी है जिसके अंदर स्लो पॉइजन है, क्योंकि आपने जैसे किसी को थायराइड है, डायबिटिक है कोई, तो रोज़ उसको सुबह तो कोई दवाई लेनी होगी और वो उसकी कंटिन्यू कहते दवाई लेगा वो। और उस उम्मीद में कि मुझे ऐसा लगा था कि सुनंदा पुष्कर की कहीं रैप अगर बदल दिया गया दवाइयों का,
तो हो सकता है कि वो बदल दिया गया हो, जब डेथ हो गई हो वहाँ पे, जब पुलिस गई हो और लोग और गए हो, तो वो रैप हटा के दूसरा रैप रख दिया गया हो। ओके। एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक ऑनलाइन डेटिंग में बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है, राइट? अगर तो हम ये अर्बन सिटीज़ देखें, देखा गया है कि 500 से ज़्यादा डेटिंग ऐप फ्रॉड्स पाए गए हैं। यही अपनी ये दिल्ली पुलिस साइबर यूनिट की रिपोर्ट है। ये दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, बॉम्बे हो गया। और मेजरली इसमें जो क्राइम होता है वो होता है सेक्सटॉर्शन का और फेक गिफ्ट फ्रॉड्स का। तो मुझे थोड़ा ये ऑनलाइन डेटिंग सीन में की गंदगी है, इसमें होता क्या है, थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से बताइए। देखिए, इसको हम अगर समझें तो ये साइबर क्राइम्स हैं, जी। और हमारे देश में साइबर क्राइम्स रिपोर्ट होने शुरू हुए पिछले 15 साल से, जब से स्मार्टफोन्स आए, जब से इंटरनेट की सर्विसेज सबको हर घर घर में मिलने लगी। पहले तो ऐसा नहीं था कि साइबर ये आपको इंटरनेट की सर्विस हर जगह मिलती थी जी। या सबके हाथों में फ़ोन थे। आज तो एक रिक्शा चालक के हाथ में भी 15,000 का फ़ोन होता है और स्मार्टफोन होता है। तो सबके हाथ में जब ये फ़ोन आए, सबके हाथ में, और फ़ोन के अंदर आपके पासवर्ड हैं, आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, जीमेल्स हैं, सब कुछ तो आपके मोबाइल के अंदर ही है। पूरी दुनिया आपकी मोबाइल के अंदर है, और उस मोबाइल के अंदर इंटरनेट, और इंटरनेट के थ्रू साइबर एक्सपर्ट या साइबर जो एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा, साइबर क्रिमिनल्स को घुसने का रास्ता मिल गया। मान लीजिए किसी घर की चाबी अगर मेरे पास है, तो मैं कभी भी मौका देख के, जब उस ओनर नहीं होगा, मैं चाबी से खोल के घुस जाऊँगा। तो साइबर क्राइम बढ़ने शुरू हुए। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो हर रोज़ अपडेट होता है। करेक्ट। हर रोज़। शुरू में क्या हुआ, सेक्सटॉर्शन हुआ, स्टार्ट हुआ कि भाई आपको कोई वीडियो कॉल आएगी, कोई लिंक आएगा, वीडियो कॉल उठा लेंगे जल्दी। अब मेरे को एकदम फ़ोन आया, मैं आपसे बात करता, अचानक मैंने फ़ोन आया, उठा लिया, मैंने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, और वहाँ पे मैंने फ़ोन उठाया, एक लेडी वहाँ पे मेरे से बात कर रही है, न्यूड है इस तरीके की, और मेरी भी फ़ोटो इसके अंदर दिख रही है क्योंकि कैमरा ऑन है, और वो मेरे को फ़ोटो के साथ रिकॉर्ड कर देती है, और फिर उसके बाद वो लिंक भेजती है कि आपकी मैंने वीडियो बना ली है और मैं आपकी फैमिली को भेज दूंगी, और मैं इस पर डाल दूंगी, साइबर इसमें सोशल मीडिया पे डाल दूंगी, यूट्यूब। इस तरीके से प्रेशर बनाकर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आई। जब अवेयरनेस आई तो लोगों ने इसको ऐसे बंद करना शुरू किया। साइबर क्रिमिनल्स और अपडेट हो गए। अब उन्होंने क्या किया, डिजिटल अरेस्टिंग का स्टार्ट किया काम। हाँ, अरे हाँ। अब डिजिटल अरेस्टिंग में क्या है, डिजिटल अरेस्टिंग जैसा शब्द कानूनी किताब में ही नहीं है, पुलिस की किताब में ही नहीं है, उसके बावजूद भी डिजिटल अरेस्टिंग होने लगी। उसकी वजह क्या थी? देखिए, डिजिटल अरेस्टिंग में जो टारगेट होते हैं ऐसे क्रिमिनल्स के, वो टारगेट वो होते हैं जो एक तरीके से रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकली समझते नहीं हैं मोबाइल्स को, इंटरनेट्स को, ऐप्स को, आर फाइल्स को, एपी फाइल को। ऐसे टारगेट इसलिए भी होते हैं क्योंकि इनके पास एक जमा पूंजी भी होती है जब ये रिटायर होते हैं, और ये अपनी जमा पूंजी को बढ़ाना भी चाहते हैं बैठे बैठे, क्योंकि फिज़िकली तो भी इतना ज़्यादा ये एक्टिव नहीं रह पाते, तो सोचते हैं कि चलो फ़ोन पे कोई तरीके से पैसे को बढ़ाया जाए या कहीं इन्वेस्ट किया जाए। जब साइबर क्रिमिनल किसी को भी टारगेट करता है और उसे बोलता है डिजिटल अरेस्ट, तो ये जो अरेस्ट वर्ड है ये अपने आप में एक टेरर होता है, एक डर होता है। और जब ये किसी बुजुर्ग को ये कहा जाता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, तो नेचुरली वो बुजुर्ग एक बार के लिए सहम जाता है, क्योंकि एक तो उसको इतनी समझ नहीं होती कि पुलिस कैसे काम करती है, पुलिस का तरीका क्या है काम करने का। आपने बोला आपको हम ईडी से बोल रहे हैं या हम पुलिस से बोल रहे हैं, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी सीबीआई वाला या पुलिस वाला दिखा रखा है, आपने वर्दी भी पुलिस की पहन रखी है इस तरीके से, और आप उसको डांट रहे हैं और डपट रहे हैं कि आपको कहते हैं आपके बैंक से टेरर फंडिंग हुई है, और आपका बैंक का अकाउंट हमने देखा, उसमें आपने करोड़ों रुपए, और आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपकी फैमिली को अरेस्ट किया जाएगा। इस तरीके से उनको डर बनाकर, अब यहाँ पे जो अरेस्ट वर्ड है वो अरेस्ट वर्ड ही बेचारे बुजुर्ग के दिमाग में घूम रहा है कि मैं तो अरेस्ट हो गया, मैं तो अरेस्ट हो गया। वहाँ पे उसको आप मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, आप कहते हैं वीडियो ऑन रखेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप इधर उधर नहीं जाएंगे, और आपके बैंक अकाउंट कहाँ है, कहाँ कहाँ अकाउंट है, एक से आपकी हुई है, और अकाउंट बताइए आपके कहाँ पे हैं, आपने कहाँ का पैसा इन्वेस्ट किया। ये सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे गैदर करने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे डर बनाकर उससे पैसा वसूलना शुरू करते हैं। नेचुरली आदमी है, ज़िंदगी भर उसने इज्जत कमाई है, पुलिस उसको तंग कर रही है, वो तो यही सोच रहा है ना कि मैं तो अरेस्ट हो गया, पता नहीं किसने मेरे बैंक से पैसा इधर उधर कर दिया, वो तो मैं बाद में देखूंगा ना, अब तो मैं इससे निकलूं। अब उसको ये समझ में नहीं आता कि ये मेरे बैंक की डिटेल पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है। वो तो ये सोच रहा है कि साइबर कोई क्राइम हुआ है इसलिए मेरे से ही पुलिस वाला पूछ रहा है, और मैं बता रहा हूँ। और फिर उसको बोलता है देखिए आपको एक OTP आया, उसे बताइए फटाफट, आप OTP बता रहे हैं, उसके बैंक से खटाक से पैसा भी निकल रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा ये हो क्या रहा है, और पता चलता है कि
अभी देखा गया 27 करोड़ या 18 करोड़ रुपए बैंकर से डिजिटल अरेस्टिंग के अंदर ले लिए गए। करेक्ट। 18 करोड़ एक ऐसा अमाउंट जो सोच नहीं सकता आदमी, और वो भी किसी बैंकर से, एक पढ़ा लिखा समझदार मैच्योर आदमी, लेकिन उससे भी ले लिए गए। तो फिर एक आम आदमी की क्या बिसात है। आपके पास कोई फ़ोन आ जाएगा कि एक पार्सल पकड़ा गया, उसके अंदर ड्रग्स मिले हैं और आप ड्रग्स बेचते हैं, या आपके पास मेल आ जाएगी कि आप काफ़ी के अंदर इन्वॉल्व हैं, आपके मोबाइल के अंदर देखा गया कि आप काफ़ी चाइल्ड देख रहे हैं और ये इलीगल है और आपके ऊपर ये होगा वो होगा। मेरे पास एक ऐसा नोटिस अभी कहता है मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, आपको भेजूंगा, वो दिखाइएगा कि लोगों को समझना चाहिए कि भाई इस तरीके से नहीं पुलिस काम करती है। और अगर आपको पुलिस का तरीका नहीं पता तो ठीक है, ओके, हर आदमी को हर तरीका पता हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम अगर ऐसी कॉल आती हैं तो आप डरें तो नहीं। अरे भाई ठीक है, अगर आपने क्राइम किया है तो आपको डर लगना चाहिए। जब आपने क्राइम किया ही नहीं, आपको पता है आपने पोर्नोग्राफी नहीं देखी, आपको पता है आपने कोई पार्सल नहीं भेजा, आपको पता है आपने कोई बैंक से टेरर फंडिंग नहीं की, आप डर क्यों रहे हो? इन्वेस्टिगेशन के बाद तो वैसे भी सब चीज़ें ओपन हो ही जाएंगी, तो आप डर क्यों रहे हो? आप बोलो कि ठीक है बॉस, मैं घर में ही बैठा हूँ, आ जाओ, और या उसी वक्त इमीडिएटली फ़ोन काटो, माइंड को रिलैक्स करो, ठंडा पानी पियो, और अपने घर में जो भी यंगस्टर्स हैं उनसे एक बार डिस्कस करो। और जो आपके आसपास अच्छे दोस्त हैं जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, वो पुलिस से हो सकते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, जो भी समझदार लोग हैं उनसे एक बार डिस्कस करो। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं एक बार गाड़ी से कहीं से आ रहा था, मेरे पास किसी का फ़ोन आया, देशवाल जी जल्दी से बताओ आप कहाँ पे, मुझे आपसे मिलना है। मुझे एकदम उसकी आवाज़ से लग गया कि बहुत घबराया हुआ। मैं कहा बॉस ऐसा क्या हो गया? अरे नहीं यार मुझे आपसे मिलना है देशवाल जी, जल्दी बताइए। मैंने कहा सर मैं एक मीडिया हाउस में हूँ, इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ, प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। कहते मेरे को एक मेल आई है, उस पर कहा गया कि आप पोर्नोग्राफी को देख रहे हैं और आपको इमीडिएटली गिरफ्तार किया जाएगा, आप अपनी पूरी ये डिटेल दीजिए। और कहते हैं ऐसा है वैसा है, इस तरीके से। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार, मेरा तो ज़िंदगी भर का जो मैंने इज्जत कमाई वो सारी बर्बाद हो जाएगी मेरी देशवाल जी। मैं कहा ओके ओके, सबसे पहले आप इमीडिएटली जो फ़ोन आ रहा है उसको ब्लॉक कीजिए, पहला काम आप ये करेंगे। अरे इससे तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। मैं कहा बॉस मैं कह रहा हूँ जब आपने मुझसे मदद मांगी तो फिर मेरी बात मानोगे ना आप, या तो मेरी मदद मत मांगो। आपने मुझसे हेल्प मांगी है, मैं आपसे बेहतर जानता हूँ, आप सबसे पहले इस फ़ोन को ब्लॉक कर दो। क्योंकि इस फ़ोन को जब आप बार बार सुनते रहोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, आप डर जाओगे और ट्रैप हो गए ही होगे, क्योंकि उनको पता है कि आपको कैसे ट्रैप करना है। वो इस पूरी ह्यूमन बॉडी के ऊपर ना पूरी रिसर्च करके बैठे हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, कि आदमी ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे, आदमी ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे। उसको सब पता है, अब दाएं जाएंगे तो हमें दाएं कैसे जाना है, अब बाएं जाएंगे तो हमें बाएं कैसे जाना है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर वो रिसर्च करके बैठे हुए हैं। तो आप जो फ़ोन नहीं उठाओगे, फ़ोन दोबारा करेंगे, आप डरोगे, वो सब समझेंगे आपके अंदर क्या चल रहा है और उसी तरीके से वो रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप फ़ोन ब्लॉक करो। कहते ठीक है, और मैं कहा वो जो मेल आई है उसका स्क्रीनशॉट खींचो और मेरे को व्हाट्सएप करो इमीडिएटली। कहते उससे क्या होगा? मैं कहा वो मेल मेरे अपने कनेक्शंस हैं, अपने सोर्स हैं, मैं इमीडिएटली चेक करवा लेता हूँ। जो आपको नोटिस आया है वो नोटिस मैं आपको भी भेजूंगा, देखिएगा। तो वो नोटिस जब मैंने देखा तो मेरे साथ एक एडवोकेट साहब भी बैठे हुए थे इंटरव्यू में। तो मैं कहा बॉस ये देख लो, ये हालत है हमारे देश की, ऐसे ऐसे कहते करा रही यार, ये तो फेक है। क्योंकि उसके ऊपर कम से कम 50 तो मोहरें लगी हुई थी, ईडी की, सीबीआई की, नारकोटिक्स की, पता नहीं किसकी लगी हुई थी। मैंने कहा पोर्नोग्राफी का अगर केस है, इसमें ईडी कहाँ से आ गई, नारकोटिक्स कहाँ से आ गया। लेकिन उसने इतनी मोहरें लगा दी थी इसलिए कि आप सोचो कि सारे का सारा डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़ा हुआ दुनिया का, आप दिमाग ही ना लगा पाओ, ओह पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, ओह मुझसे गलती हो गई कोई। तो मैंने कहा ये फेक है, इस तरीके की नहीं नोटिस होते हैं, इस तरीके के कहते हैं इतनी मोहरें नहीं होती, और अलग अलग डिपार्टमेंट की मोहरों का यहाँ कोई यूज़ नहीं था। और वो जो लिखा गया था जब हमने उसको पढ़ा तो उसमें इंग्लिश के बड़े ज़बरदस्त एरर थे, ग्रामेटिकल बड़े एरर थे। मैं कहा यार किसी अनपढ़ ने ये बना दिया है और इसी को कॉपी पेस्ट करके भेज रहा है। ये इस तरीके से करते हैं लोग, ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये इस तरीके से काम करते हैं। अगर लॉजिक के साथ समझें कि एक जगह कबूतरों का झुंड है, देखा होगा आपने, लोग गेहूँ डाल देते हैं तो कबूतर खा रहे हैं। किसी अंधे को हाथ में पत्थर पकड़ाओ, ये अपनी आंख बंद करके पत्थर जोर से उन कबूतरों पे मारो, एक आध कबूतर मर ही जाएगा ना बेचारा। तो क्या कहोगे, निशाना अच्छा था या कहोगे रैंडम मर गया तो ऐसे ये क्या करते हैं, हजारों को मेल भेजते हैं, हजारों को एसएमएस करते हैं, हजारों को लिंक भेजते हैं, तो होता क्या है, एक कबूतर मर जाता है, जो मरता है वो फंस जाता है। अब आप इसे कहो मैं कैसे फंस गया, अरे भाई आप ऐसे फंस गए क्योंकि आपने लालच किया, आप डर गए। कहाँ से मिलता है, नंबर्स कहाँ से मिलते हैं? देखिए नंबर के हजारों तरीके हैं,
नंबर के हज़ारों तरीके ऐसे हैं कि मान लीजिए आपके सोर्स हैं बैंक के अंदर, तो बैंक के पास हज़ारों क्लाइंट हैं, लाखों क्लाइंट हैं, उनके तो मतलब मोबाइल बैंक नंबर वालों तो से भी मिले हुए होते हैं? नहीं, बैंक वालों से मिले नहीं होते, बैंक के किसी सोर्स से नंबर ले लिया। या मान लीजिए आधार कार्ड में अगर कोई सोर्स है आपका, तो आधार कार्ड से सोर्स से नंबर ले लिए। आईटीआर में कोई सोर्स है, आईटीआर से नंबर ले लिए। जहाँ पे भी मोबाइल नंबर जाता है आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जाता है, आपका बैंक में मोबाइल नंबर जाता है, मोबाइल कंपनी के पास करोड़ों लोगों के मोबाइल नंबर्स हैं। तो जहाँ भी आपके सोर्स होते हैं, हर इंसान तो बेचने के लिए नहीं बैठा हुआ, लेकिन फिर भी कई लोग बेचने के लिए तो बैठे ही हुए हैं ना। अगर किसी को 10-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं कि भाई इस लिस्ट में से मेरे को 10,000 नंबर दे दे कॉपी करके, उसने एक कॉपी पेस्ट मारा, आपको 10,000 नंबर भेज दिया। उसने 10,000 लोगों को वही मेल डाल दी और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर अपना डाल दिया। उन 10,000 में से एक बेचारा रैंडमली कबूतर की तरह मारा गया, बस काम शुरू हो गया। ये है मजबूरी। अब उसका अपडेट कैसे हुआ? जब देखा जाना कि भाई डिजिटल अरेस्टिंग में कम लोग फंसते हैं, ज़्यादा लोग नहीं फंस पा रहे हैं, और ये अवेयरनेस आ गई है, सरकार भी अखबारों में भी निकल रहा है, सरकार भी इस पर काम कर रही है, तो स्टार्ट हो गया स्टॉक स्कैम। स्टॉक अरे स्कैम में हाँ। हाँ, अब आपको एक मेल आएगी या एक व्हाट्सएप लिंक आएगा। व्हाट्सएप लिंक आएगा, आपने अंबानी के बेटे ने ऐसे ऐसे किया। हाँ, व्हाट्सएप लिंक आपने ओपन किया, उसमें देखा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें कम से कम, हाँ। और उस ग्रुप में आप जुड़ गए, करेक्ट, हाँ, और right। उसमें 150 आदमी आपस में एक दूसरे से चैटिंग कर रहे हैं, स्क्रीन शॉट शेयर कर रहे हैं, मैंने इतना कमा लिया, तूने कितना कमाया था, हाँ, अच्छा तुझे लॉस भी हो गया था, अच्छा कितना लॉस हुआ था, यार मेरे को 80,000 का लॉस, और कमाया कितना, कमाया था यार मैंने 3.5 लाख रुपये। अब लॉस भी बता रहा है, लेकिन कमाई का जो वो बहुत मोटा बता रहा है। अब जो सामने वाला आदमी सोचता है यार दुनिया कमा रही है, यार मैं भी क्यों ना कमा लूँ, तो वो भी अपना लिंक को कहते हैं ऑन कर देता है, उस लिंक में एक झूठे किसी ऐप के अंदर जुड़ जाता है और वहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट कर देता है। पैसा इन्वेस्ट किया, दूसरे दिन वो पैसा 10-20% बढ़ भी जाता है। अब वो ऐप के अंदर ही सब स्मार्टनेस है, क्योंकि वो जो ऐप है, वो जो ग्रुप है, वो 10 आदमी एक कमरे के अंदर बैठ के आराम से गेम खेल रहे हैं। 10 आदमियों में से हर आदमी के पास 15 मोबाइल हैं। 15 मोबाइल एक आदमी लेके बैठा हुआ है, 10 आदमी बैठ 150 मोबाइल लेके बैठे हैं। 150 आदमियों का एक ग्रुप बन गया दुनिया को दिखने के लिए, जबकि ये 10 आदमी पूरा ग्रुप बना के गेम खेल रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं। और ये भी तो है ना सर, आपने देखा होगा एक न्यूज़ आर्टिकल टाइप का आता है और उसमें लिंक होती कि अनंत अंबानी ने इसमें हाँ, इन्वेस्ट किया है। ये सब फिर वो AI से, के हाँ, थ्रू, AI के थ्रू अभी हाल डालते ही हैं ना में वो। सदगुरु के साथ भी ऐसे ही हुआ। सदगुरु का कुछ कोई फेस डाल के बोल रहा है उन्होंने यहाँ यहाँ कुछ इन्वेस्ट किया है। ये उनका भी चल रहा है, मीडिया के बहुत बड़े जो लोग हैं उनके नाम भी आते हैं। देखिए, ये लोगों को समझना चाहिए कि एक रात में अमीर नहीं बना जाता। बिल्कुल। पैसा कभी भी आराम से नहीं आता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। ओके ओके, आपने कई सारे टॉप मिनिस्टर्स के ऑडियो सर्विलेंस डिवाइसेस को इन्वेस्टिगेट किया है, तो क्या रही आपकी फाइंडिंग्स? होता क्या है कि जो हमारे टॉप मिनिस्टर्स हैं, इनके ऑफिस में होने वाली कन्वर्जेशंस और इन्फॉर्मेशंस किसके लिए इम्पोर्टेंट है? या तो विपक्ष के लिए इम्पोर्टेंट है, और या फिर देश से बाहर जो और हमारे राइवल कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारी राइवल कंट्री कौन है? पाकिस्तान है, जी। थोड़ा बहुत चाइना भी है। तो इस तरीके की जो भी राइवल कंट्रीज़ हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशंस चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन कैसे ली जाएं? तो नेचुरली वो क्या करते हैं कि ऐसे ऑफिसेस के अंदर जो वीक पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वीक पर्सनैलिटीज़ का मतलब ये है कि वो लोग जो कुछ पैसे के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं, पैसे से नहीं टूटेंगे तो उनके आगे फीमेल कर दी जाए तो उससे टूट जाएं, या उनके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हों, उनको पैसे की हर वक्त रिक्वायरमेंट रहती हो, या फिर वो अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हों। जो भी उनकी वीक पर्सनैलिटीज़ हैं, वीक नेचर है, उसको हथियार बनाते हुए उसको कहा जाए कि ये बग है, ऐसे इंस्टॉल होगा और यहाँ लगा देना। हम बात करते हैं मिनिस्टर्स की, तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है कि इनके यहाँ परसों एक मीटिंग होने वाली, बड़ी इंपॉर्टेंट। अब मीटिंग एरिया भी सबको पता है। अगर मान लीजिए आपने कोई अंदर से आदमी ब्रेक कर लिया और उसे ट्रैप कर रखा है और आपने कहा कि ये चीज़ वहाँ चिपका देना, तो हमारे पास एक बार इन्वेस्टिगेशन आई थी, वित्त मंत्रालय के अंदर चिंगम के नीचे बग चिपके हुए थे। तो चिंगम के नीचे बग चिपके हुए थे, तो मेरा बार बार कहना था कि वो केस प्रॉपर्टी थी, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था पुलिस को, क्योंकि केस प्रॉपर्टी में जो सलाइवा था उसके अंदर, चिंगम के अंदर, उससे पता चल सकता था कि वो सलाइवा वहाँ पे किस कर्मचारी का है, तो उससे इन्फॉर्मेशन गैदर की जा सकती थी। लेकिन केस प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। उसके पीछे दूसरा कारण ये भी हो सकता था कि उसको इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया गया क्योंकि पुलिस को पता है कि कौन लोग मिले हुए हैं, तो और आगे तक जानने के लिए उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया हो या सर्वेलेंस में रखा हो, या पुलिस ने काम भी कर लिया हो,
या कई बार लोगों को आइडिया भी नहीं होता कि इसके अंदर हम सलाइवा निकाल कर उस तक पहुंच सकते थे। पुलिस इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो ऊपर से तो नहीं आए, हमारे जैसे इंसान हैं, सबकी अपनी अपना पैशन है, अपने अपने नॉलेज है, अपने अपने एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर ये काम करते हैं। आपको कुछ फाइंडिंग्स ऐसे नजर आई कुछ? हाँ, उसमें काफ़ी फाइंडिंग्स हुई थी, जैसे? क्योंकि चिंगम एक नहीं थी, दो नहीं थी, 10 नहीं थी, काफ़ी सारी थी, और वो अलग अलग एरियाज़ में लगी हुई थी। तो वो ऐसे एरियाज थे जहाँ पे हो सकता था कि मीटिंग्स होती हों और वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन बाहर जाती हो, लेकिन केस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, इसलिए उससे आगे इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती थी, क्योंकि जब केस प्रॉपर्टी ही नहीं है, क्योंकि चिंगम अगर मिल जाता तो चिंगम जब चिपकाया गया तो चिंगम के ऊपर जब बग लगाया गया तो बग का इंप्रेशन आएगा तो पता चल जाएगा बग किस तरीके का हो सकता था। क्या बग इट सेल्फ रिकॉर्डिंग कर रहा था या बग ट्रांसमिट कर रहा था? ट्रांसमिट कर रहा था तो फिर वो 50 से 100 मीटर के एरिया में ट्रांसमिट कर रहा होगा, तो फिर वहाँ के सीसीटीवी निकाले जा सकते थे उन दिनों के, कि भाई उस सीसीटीवी कौन लोग स्पॉट हो रहे हैं जो सस्पिशियस हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत तरीके हैं, लेकिन वो आपके पास फाइंडिंग्स करने के लिए केस प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी था, तो वहाँ मिली नहीं, तो इसलिए वहाँ से आगे काम बढ़ा नहीं। सर, आपको काफ़ी सारे इंटरपोल के केसेस आते हैं, तो इंटरपोल ऑडियंस के लिए वो है जो पुलिस एजेंसीज होती है, फॉरेन एजेंसीज होती हैं, जब वो खुद कैप्चर नहीं कर पाते क्रिमिनल को तो वो आपके पास आएंगे। मुझे एक ऐसा कोई शॉकिंग या बिजार केस के बारे में बताइए। हुआ क्या कि मैंने आपको बताया शुरू में कि दुबई में मेरा ऑफिस था जी। तो दुबई में मुझे एक क्लाइंट ने कहा कि देशवा जी, मैंने 7.5 करोड़ रुपए एक कंपनी को दिए थे। कंपनी का क्या मतलब था कि हमारे इंडिया से इन्वेस्टिगेशन में सब निकल के जो आया था, रिवील किया था कि हमारे देश से जो लोग वहाँ नौकरी करने जाते हैं दुबई में और वहाँ पे जाकर बिजनेस करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग करके जाते हैं। मान लीजिए कोई 50 लाख रुपए लेके यहाँ से दुबई चला गया, उसने एक ऑफिस किराए पे लिया और उसने ट्रेडिंग शुरू करी। एक कंपनी पे गया कि भाई मेरे को आपका ये प्रोडक्ट चाहिए, ये लीजिए 3 लाख रुपए, मुझे प्रोडक्ट दे दीजिए। उसने 3 लाख में वो प्रोडक्ट दे दिया, आपने उसको 2.5 लाख में प्रोडक्ट को बेच दिया, 50 हज़ार का आपने लॉस सह लिया। अगली बार गए, आपने कहा भाई मेरे को 8 लाख का ही प्रोडक्ट चाहिए, आपने 8 लाख भी कहा कि 4 लाख अभी रख लो, 4 लाख मैं आपको 3 दिन बाद दे दूंगा, उसका मैं चेक देता हूँ। आपने कहा ठीक है, क्योंकि बिजनेस ऐसे ही चलता है, क्रेडिट बेस के ऊपर चलता है। हाँ। तो कंपनी ने आपको माल दे दिया, आपने 8 लाख का माल लिया, खड़े खड़े उसको 7 लाख में बेच दिया, 1 लाख का प्रॉफिट और कहते लॉस आपने बुक कर लिया। आपको 1,50,000 ऐसे करते करते 5-7 लाख का लॉस हो गया, लेकिन आप जो सामने वाले को पेमेंट कंटिन्यूटी में करते आ रहे हो, वहाँ पे एक विश्वास बनना शुरू हुआ, ट्रस्ट गेन हो गया आपको। अब आप क्या करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कुछ महीनों के बाद कि मुझे 5 करोड़ का माल चाहिए, 10 करोड़ का माल चाहिए, ठीक है, ये लीजिए 10 करोड़ का चेक, 15 दिन के बाद डाल दीजिएगा, 30 दिन के बाद डाल दीजिएगा। जब ट्रस्ट गेन हो गया है और 50 लाख तक आपको पेमेंट देने को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो नेचुरली बड़ी पेमेंट तो आप इमीडिएटली कोई देता ही नहीं है दुनिया के अंदर, लेकिन ट्रस्ट गेन होने की वजह से आपको माल मिल जाता है। अब आपने 10 करोड़ का माल लिया, 8 करोड़ में खड़े खड़े बेच दिया और आप वहाँ से फरार हो गए। अब आपका जो चेक है वो बाउंस हो गया, क्योंकि कंपनी में तो पैसा ही नहीं है और कंपनी भी फर्जी खोली गई है, सारे कागज फर्जी हैं, आप जो कहते हैं अपने फोटोज लगाते हैं, जो चेक दे रहे थे, जो अपने अकाउंट सब फर्जी हैं। अब वो केस किसके पास गया? दुबई पुलिस के पास गया। दुबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, 2 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल के बाद जीरो पे खड़े हो गए। लेकिन पता चला कि जो ये क्रिमिनल थे, पासपोर्ट तो था, पासपोर्ट तो ओरिजिनल था। ये अलग बात है कि यहाँ पे जब पासपोर्ट बनाया गया उस एड्रेस पे वो लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। तो फिर ये केस हमें दिए जाने लगे, क्योंकि इंटरपोल के पास चले गए। इंटरपोल ने भी इसमें इन्वेस्टिगेशन की और नहीं ढूंढ पाया उनको। तब ये केस मेरे पास आया कि देशवा जी, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी हो सकते हैं। तो किसी ने 50 करोड़ का बुक का रखा था, किसी ने 100 करोड़ का, किसी ने 250 करोड़ का, इस तरीके के मेरे पास कई केस आए। तो उसमें एक केस में मैं लंदन गया, वहाँ पे मैंने कहते हैं गिरफ्तारी करवाई। एक बार मैं दिल्ली में कहते हैं ये पूना में एक गिरफ्तारी करवाई। तो इस तरीके के लोगों को ढूंढना, ट्रेस आउट करना इन क्रिमिनल्स को, तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसे लोगों को ढूंढना, उनके परिवार के अंदर घुसना, क्योंकि ऐसे लोग परिवार से तो कहीं जुड़े हुए हैं। जब उन्होंने पासपोर्ट बनाया था तो पासपोर्ट बनवाने के बाद जो उसमें मदर फादर के नाम लिखे थे वो लोग तो कहीं गए होंगे। फिर पहले उन लोगों को ढूंढना, फिर वहाँ पे जाके उन लोगों के साथ विश्वास पैदा करके फिर वहाँ पे उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। हो सकता है वो आदमी अपने माँ बाप के साथ ना रह के कहीं और दूर रह रहा हो, वहाँ से पैसा तो अपने माँ बाप को भेज रहा होगा या अपनी पत्नी को भेज रहा होगा, या पत्नी को भी ले गया, बच्चे को भी ले गया। तो बच्चे की उम्र क्या थी, कौन से स्कूल में जा सकता था, स्कूल से टीसी ली होगी, किस स्कूल में गया होगा। ये चेन इन्वेस्टिगेशन, और इसके बाद फिर उन सबको ट्रेस आउट करना और गिरफ्तार करवाना, ये इंटरपोल का काम हम काफ़ी करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं।
सर इन क्लोजिंग ना मैं 2-3 केसेस जैसे बहुत फेमस हैं जो हमेशा मिस्ट्री में श्राउडेड हैं, कभी उनका एक कुछ निकला नहीं कि एग्जैक्टली ये हुए क्यों होंगे, जैसे कि प्रिंसेस डायना। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा प्रिंसेस डायना के साथ? देखिए, लोग कहते हैं एक्सीडेंट, लेकिन मुझे लगता है कि फुल प्लानिंग। हाँ, बहुत अच्छी प्लानिंग। रियली? हाँ हाँ, बहुत अच्छी प्लानिंग। गाड़ी की जो स्पीड थी, ड्रिंक कितनी कर रखी थी, इतनी स्पीड के अंदर एक भी छोटा सा भी लिंच आ जाए अगर गाड़ी के अंदर, तो काम तो होना ही होना है। अब हु नोस, क्योंकि देखिए जो विक्टिम्स हैं या जिनके साथ कोई गुनाह होता है, उसको सज़ा देने वाले या उसके साथ ऐसी हरकत करने वाले, वो भी तो कुछ वजूद रखते हैं, वो भी तो कोई चीज़ होते हैं, उनके तो कहीं कनेक्शंस होते हैं। राजा को कोई रंग थोड़ी मारेगा, राजा को राजा ही मारेगा ना। तो नेचुरली ऐसे लोगों के जो क्राइम करने वाले लोग होंगे, जो राइवल्स होंगे, उनके भी लिंक्स होंगे। तो हो सकता है कि गाड़ी के अंदर कोई ऐसा लिंक डाल दिया गया हो। और ये डाला किसने होगा? ये फैमिली? उम्मीद तो यही है कि उस लड़के के या डैना के, कहते हैं ये नहीं कह सकते, पार्टनर के। हाँ, पार्टनर के हाँ। या आपको लगता है उस क्वीन की पार्टनर ज़्यादा, फैमिली? वैसे क्वीन का कहता है, मुझे उम्मीद ज़्यादा लगती है। ओके। लास्टली सर, बहुत रिसेंटली ये निकी के साथ केस हुआ था ग्रेटर नोएडा में। पहले तो हम सबको लगा कि हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली इन्वॉल्व है, फिर बात आने लगी कि ये प्लानिंग भी हो सकती है कि वहाँ बड़ी बहन लेके कैमरा घूम रही है। आपके हिसाब से क्या क्या हुआ हो सकता है? देखिए, जो हालात कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा गेम खेला गया हो, गेम प्लान हो, कि हो सकता है लड़की के ऊपर अपनों ने ही कुछ किया हो, ये दिखाने के लिए कि ये मरेगी, हम बचा लेंगे इसको, लेकिन बचाने के हालात हाथ से निकल गए हों। कई बार क्या होता है ना, आदमी इस तरीके की हरकत भी करता है कि चिंता मत कर, थोड़ा सा ही होगा और मैं तो बचा लूँगा, फिर इनको सबको फंसा देंगे हम। क्योंकि हमारे पास एविडेंस कोई सॉलिड आई नहीं। जो सीसीटीवी आ रहे थे कि मैं जो उसका हस्बैंड था वो बाहर था, अब वो सीसीटीवी कितने सच हैं, कितने झूठ हैं, किसी ने प्लांट किए हैं या केस को घुमाने के लिए प्लांट किए, कुछ पता नहीं है। एविडेंसेस जो सॉलिड है ना, वो किसी के सामने नहीं है। निक्की जब कहते सीढ़ी पे उतर रही है तो वो वीडियो क्यों बना रही है, वीडियो वाली उसको बचा क्यों नहीं रही है, हाँ, करेक्ट, बचा क्यों नहीं रही है। और कहते हैं अगर वो अंदर जल रही है, लड़का अगर बाहर है, तो नेचुरली क्या उसने अपने आप को खुद ही डाल लिया है। होता कई बार क्या है कि मान लो उस लेडी ने अपने ऊपर कुछ डाल लिया और आग लगा ली और ये खुद बचाने की हिम्मत नहीं कर पाई तो वीडियो ही बनाने लग गई। लेकिन ये भी इसके खिलाफ जाता है कि यार तुम कैसे भी बचाओ, हाथ जल जाए तुम्हारे, हु केयर, है तो तुम्हारी बहन, करेक्ट है तो तुम्हारी बहन, तुम्हारा घर है, लेकिन तुम वीडियो बना रहे हो। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, इनके आंसर मिलने ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इसमें कुछ बोल सकते हैं। और तब मैं वैसे भी इंडिया से बाहर था। अच्छा, तब मैं इंडिया से बाहर था, मैंने वैसे इंटरव्यू दी है इसके ऊपर जी, लेकिन तब मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस नहीं आई थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि लड़का कोई काम नहीं करता है, हो सकता है लड़के ने ये कर दिया क्योंकि लड़का बहुत पैसा मांगता रहता था। लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें आने लगी जी, तो उन सबको असेसमेंट करके एनालिसिस करने के बाद ही आप कुछ बोल सकते हैं। तो मेरा ऐसा बोलना ठीक नहीं हुआ, ओके, क्योंकि मैंने इस पे एनालिसिस नहीं किया सीरियसली। ओके। थैंक यू सो मच संजीव जी अपने टाइम देने के Thank you, लिए, ma'am. एंड इट्स बीन सच अ प्लेजर एंड अ प्रिविलेज to have you, and hope to have you another time soon. Thank you. Thank you so Sure. much. Ji. In case you'd like to be a part of our online and in-person yoga, diet and spiritual programs, you can join our WhatsApp group below where we post all our upcoming programs and give free tips on health, diet and lifestyle.